हेलो बच्चों की हाल चाल। तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत। तो आप सबके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे क्लास 10 मैथ्स का स्टैंडर्ड सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया था। तो इस वीडियो में आपको पूरे सैंपल पेपर का इजी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस चैनल पर आपको मिलने वाला है आरडी शर्मा इंजीनियरिंग का सोल्यूशन और साथ के साथ सीबीएसई के अपडेट्स। तो स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटर्न एज ए बराबर एक्स क्यू वाई स्क्वायर, बी बराबर एक्स वाई क्यूब, वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर, देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम ए कोमा बी इज। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको निकालना है कि जब हम इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे और इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट को अगर मैं एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी से अगर डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा। बट अगर हम ध्यान से देखें तो आपको एक रिलेशन पता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। अगर मैं ये चीज़ मल्टीप्लाई तो वहाँ जाकर डिवाइड, तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन एलसीएम ऑफ ए कोमा बी। तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, ना कि एलसीएम निकालने की जरूरत है। डायरेक्ट आप एचसीएफ निकाल सकते हो, बिकॉज एचसीएफ इस टर्म के बराबर होता है और आपको ये चीज़ निकालनी है, तो मतलब एचसीएफ आपको निकालना है इन दो नंबर्स का। तो यहाँ पर आपको ए गिवन है एक्स क्यू वाई स्क्वायर और बी आपको गिवन है एक्स वाई क्यूब, और एचसीएफ क्या होता है, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ए कॉमा बी का। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो एक्स क्यूब और एक्स में से हाइएस्ट कॉमन कितना है, एक्स आ रहा है, और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में से हाइएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है। तो मतलब इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर आएगा। बिकॉज यहाँ पर आपको ये चीज़ निकालने की जरूरत नहीं थी, आपको बताया कि ये किसके बराबर होता है, एचसीएफ के बराबर होता है। तो मतलब एचसीएफ आपने निकाल दिया तो यही हमारा आंसर होगा। और अगर हम ऑप्शन में टैली करें तो ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हैज। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दे रखा है और एक लाइन आपकी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस को कट करिए 3,0 और वाई एक्सिस पे कट करिए 0,4। बट यहाँ पर आपको डायरेक्टली बोला गया है कि वो एक हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर मतलब जिसके जीरोस क्या होंगे, एक ही होंगे, और वो आपका सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही कट करेगा। बेशक वो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, बट हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो लाइन आपकी एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो वो आपका एक पॉइंट पे कट कर रही है 3,0। तो यहाँ पर वही आपको बता रहा है कि इसके कितने जीरोस होंगे और उसके जीरोस की वैल्यू क्या होगी। और अगर हम ध्यान से देखें तो आपका एक ही जीरो होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो अगर हम ऑप्शन में टैली करें तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि 1 0 एंड 0 फॉर रॉन्ग आंसर, 1 0 0 3। तो इसका आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज वो आपका एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है और एक ही जीरोज होगा, बिकॉज इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, और लीनियर पॉलिनोमियल के सिर्फ एक ही जीरोज होते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं। तो जिस करके इसका आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको पता है कि 3 टाइप के ग्राफ होते हैं, एक होते हैं हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होते हैं हमारे नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन, और एक होते हैं हमारे कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब जो एक के ऊपर एक होल लाइन हो। तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं 2 नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब ये आपस में कभी मीट नहीं करेंगी, तो मतलब दे आर पैरेलल लाइन। और आपको पता है कि पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, पहले 2 का रेशियो बराबर होगा और C1/C2 इज नॉट इक्वल टू होगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज A1/A2 और B1/B2 का रेशियो बराबर हो सकता है, बट C1/C2 बराबर नहीं होगा। और ये आपकी कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइन की। तो इस करके पैरेलल लाइन उन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ, इस करके उन्होंने इसको क्या बोल दिया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जो कभी भी आपस में मीट ना करे। तो जिस करके इन्होंने एक वर्ड को थोड़ा घुमा फिरा के कर दिया है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए, बट आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पर क्या समझेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन का ऑप्शन मार्क करके आ जाएंगे, तो जिस करके उनका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपने ऑप्शन में ध्यान से देखना है कि इसका आंसर फाइनल क्या है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 6x - 2 = 0। यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है 9x² - 6x - 2 = 0। अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से रिलेट करूँ, ax² + bx + c = 0, तो हमारा ए हमारा कितना आ गया, 9 आ गया, बी आपका आ गया -6 और सी आ गया आपका -2। तो सबसे पहले हम डी फाइंड आउट करेंगे। डी बराबर होता है b² - 4ac। बी की वैल्यू आपको दे रखी है -6 का स्क्वायर -4 × 9 × -2। 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36, माइनस माइनस प्लस 4 9 × 36, 36 2 × 72। तो यहाँ पर आपका बन गया 8108। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, >0 आ रही है। तो >0 में मतलब उसके रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स होंगे, बराबर नहीं होंगे।
तो अगर हम ऑप्शन में टैली करें कि इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो का आंसर निकला रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको 2 AP दे रखे हैं सेम कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर 4 टर्म इज। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझो तो यहाँ पर आपको 2 AP दे रखे हैं जिसके कॉमन डिफरेंस क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। सपोज मैंने यहाँ पर मान लिया कि 2 आपके AP दे रखी है AN और A'N। फर्स्ट टर्म आपकी दे रखी है A1 मतलब -1 और सेकंड AP का आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है -8। आपको निकालना है दोनों के 4 टर्म का डिफरेंस। आपको बताया कि हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, AN बराबर है A प्लस N माइनस 1D। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें A4, तो ये आपका क्या लिखा जाएगा A प्लस 3D1, क्योंकि A1 प्लस 3D1, क्योंकि इस AP का हमने फर्स्ट टर्म क्या माना हुआ है, A1 माना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा A1 कितना है -1 और यहाँ पर आपका क्या बन गया 3D। अगर हम A-4 की बात करें तो यहाँ पर हम लिखोगे A-1 प्लस 3D1 और A1 आपको कितना दे रखा है -8 प्लस 3D। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे A4 माइनस A-4 बराबर है -1 प्लस 3D माइनस ऑफ -8 प्लस 3D। तो -1 प्लस 3D माइनस माइनस प्लस 8 माइनस ऑफ 3D, ये चीज़ कैंसिल आउट। तो 8 में से 1 गया तो आपका कितना आ गया, 7 आ गया। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हमारा आंसर कितना आ रहा है 7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस इज। तो यहाँ पर आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखी है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 2, -3 एंड 5, 6 और इट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि अगर एक्स एक्सिस से डिवाइड करें तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0 होंगे, बिकॉज y तो आपका लाइन ही करेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका x1 ये आपका y1 है, ये x2 ये y2, ये आपका रेशियो क्या होगा m1 m2 और ये आपका बन गया कैपिटल X और ये कैपिटल Y। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पर आपका y ऑलरेडी 0 है। तो 0 की हेल्प से हम यहाँ पर रेशियो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस y1 m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कैपिटल Y आपको दे रखा है 0, y2 यहाँ पर आपको दे रखा है 6, m1 आपको दे रखा है k प्लस y1 आपको दे रखा है -3, m2 आपको गिवन है 1 होल डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ये टर्म वहाँ जाके 0 इज इक्वल टू 6k -3 वहाँ जाके प्लस, तो k आपका कितना आ गया 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो अगर हम यहाँ पर रेशियो की बात करें तो यहाँ पर आपने लेट किया था k रेशियो 1 और आपका आंसर कितना है 1/2 रेशियो 1। तो आंसर क्या बन गया 1/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन में टैली करें तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज 1/2 इज द फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ x, y इज 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो हाउ मेनी सच पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर आपको एक पॉइंट दे रखा है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं x, y और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट। तो यहाँ पर आपको वो कह रहा है कि कितने पॉइंट्स लाई करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले हम एक डिस्टेंस फॉर्मूला से एक रिलेशन कंसिडर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 आपको कितना गिवन है 0 -x का होल स्क्वायर प्लस y2 आपको कितना है 0 - y का होल स्क्वायर। ए भी आपको डिस्टेंस कितना गिवन है 5 बराबर है x² प्लस y²। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया 25 इज इक्वल टू x² प्लस y²। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपका एक रिलेशन आ रहा है x² प्लस y² 0.25। अब यहाँ पर हम डिफरेंट अगर x की वैल्यू पुटअप करें तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो डैट मीन्स हमारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज यहाँ पर आपका x² प्लस y² 0.25 है। x की वैल्यू आप जितनी डालोगे y की वैल्यू उतनी निकल दी जाएगी डिफरेंट। तो देयरफॉर यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो अगर हम ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल ए बी, इफ ए बी बराबर है ए, डी ई बराबर है एक्स, बी ई आपको बी और ई सी आपको गिवन है सी, तो एक्सप्रेस एक्स इन टर्म ऑफ ए बी एंड सी। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको लाइंस दे रखे पैरेलल, डी ई पैरेलल ए बी और यहाँ पर आपको ए बी आपको गिवन है ए, डी ई आपको गिवन है एक्स, बी आपको गिवन है बी, ई सी आपको गिवन है सी और यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ ए बी सी।
अब यहाँ पर बच्चा सोच रहा होगा कि सर अगर साइज अगर पैरेलल है तो यहाँ पर हम बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं, बट बीपीटी थ्योरम लगाने से आपका एडी और डीसी आ जाएगा, बट इसका हमें कोई यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पर हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल की क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए दो ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। बिकॉज यहाँ पर आपको लाइंस क्या दे रखे हैं, पैरेलल दे रखे हो। लाइंस अगर पैरेलल दे रखे हैं तो ये दो एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, बिकॉज कॉरेस्पोंडिंग एंगल्स। और ये दो एंगल क्या होंगे, कॉमन होंगे। बिकॉज अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इन ट्रायंगल डी सी ई एंड ट्रायंगल ए सी बी, DACB और DCE, तो एंगल DCE बराबर होगा एंगल ACB के, कॉमन। एंगल DEC बराबर होगा एंगल ABC के, कॉरेस्पोंडिंग एंगल, बिकॉज लाइंस क्या है, पैरेलल। और इन दो क्राइटेरिया से हमने क्या कर दिया, इन दो ट्रायंगल को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया बाय यूजिंग ए। और आपको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो साइज क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CE अपॉन CB बराबर होगा ED अपॉन AB। अब CE आपको कितना गिवन है, C, बट BC तो आपका पूरा है, तो वो कैसे मिला होगा, B प्लस C से, बराबर है ED आपका कितना है, X, और AB कितना है हमारा, A यहाँ डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई, तो X वैल्यू कितनी बनेगी, AC अपॉन B प्लस C। तो ये आपका आंसर आ गया इन टर्म ऑफ ABC। और अगर हम ऑप्शन में टैली करें कि आंसर हमारा क्या है, AC अपॉन B प्लस C, AC अपॉन B प्लस C, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द कोड PQ मेक एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द टेंजेंट PR एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, फाइंड द एंगल मेड बाय द कोड एट द सेंटर। अगर हम यहाँ पर ध्यान से फिगर समझे तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एंगल RPQ आपको गिवन है 50 डिग्री, और आपको एंगल निकालना है X, बिकॉज उसने बोला कि जो कोड का जो एंगल बन रहा है एट द सेंटर वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको गिवन है RPQ इज इक्वल टू 50 डिग्री, और यहाँ पर आपको एंगल फाइंड आउट करना है POQ, दैट इज X आपको फाइंड आउट करना है। आपको बताया कि आई एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये पूरा एंगल आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल RPO इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर से और टेंजेंट पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो ये आपने ऑलरेडी 9th क्लास में स्टडी कर रखा है सर्कल चैप्टर में। अब ये एंगल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज अगर पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये आपका 50 डिग्री है तो ये आपका कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे OPQ कैसे बना होगा, जब मैं RPO में से एंगल RPQ को माइनस करूँगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे 90 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। अगर ये आपका 40 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा, 40 डिग्री होगा, बिकॉज OP और OQ हमारे क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। और अगर रेडियाई अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल OPQ बराबर है एंगल OQP, बिकॉज एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये भी 40 आ गया, ये भी 40 आ गया, तो अब ये निकालना इजी हो गया बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल POQ x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो x आपका कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। और यही आपको एंगल फाइंड आउट करना था। तो अगर हम ऑप्शन में मार्क करें तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। इफ PQ बराबर है 12, QR बराबर है 15, RS बराबर है 14, फाइंड द लेंथ ऑफ SP। यहाँ पर आपको एक PQRS क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, और उसके अंदर क्या है, सर्कमस्क्राइब है सर्कल। PQ यहाँ पर आपको गिवन है 12, QR आपको गिवन है 15, RS आपको गिवन है 14, आपको SP फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे टेंजेंट का, बिकॉज आपको पता है कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करें एक सर्कल पे तो उनकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि एक्सटर्नल पॉइंट्स क्या है, ये हैं PQRS। वो हमारा क्या सेंटर है, तो OP हमारा क्या है कि एक लेंथ होगी। तो इसके अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर देखे जाए तो AD और AP का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, बिकॉज इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है सर्कल पर, तो दोनों की लेंथ क्या होंगी, बराबर होगी। तो AP बराबर हो गया PD के। तो ऐसी रूल के अकॉर्डिंग अगर Q हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है तो AQ और BQ भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने AQ को AP के साइड में लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे AQ बराबर है BQ के। तो सिमिलरली RB किसके बराबर होगा, CR के, और SC किसके बराबर होगा, SD के। तो ये आपने चार कंडीशन निकाल दी अकॉर्डिंग टू थ्योरम, बिकॉज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो वो हमने कंसेप्ट लगा दिया।
अब इन चारों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऐड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर आपका बन गया ए पी प्लस ए क्यू प्लस सी आर प्लस एस सी इज इक्वल टू पी डी प्लस बी क्यू प्लस बी आर प्लस डी एस। ए पी और ए क्यू हमारा क्या बन गया, पी क्यू, ये हमारा बन गया एस आर बराबर है पी डी और डी एस हमारा बन गया पी एस और ये हमारा बन गया क्यू आर। पी क्यू आपको गिवन है 12, एस आर आपको गिवन है 14, पी एस आपको फाइंड आउट करना है और क्यू आर आपको गिवन है 15। 15 या प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो 12 प्लस 14 माइनस 15 बराबर है पी एस। 15 गए -1, तो 12 - 1 इज इक्वल टू पी एस। तो पी एस आपका कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर। तो अगर हम ऑप्शन में टैली करें तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गिवन दैट साइन थीटा आपको दे रखा है ए अपॉन बी, आपको फाइंड आउट करना है कॉस थीटा। यहाँ पर आपको साइन थीटा दे रखा है ए अपॉन बी और आपको कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। सपोज आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी और हमने हॉरिजॉन्टली मान लिया कि हमारा थीटा एंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा बेस और ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। आपको बताया कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, और यहाँ पर आपको ऑलरेडी वैल्यू दे रखे है ए अपॉन बी। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर हमारा क्या बन गया, ए के, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या बन गया, बी के, और के हमारा क्या है, सम कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले बेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपको नहीं गिवन, तो यहाँ पर हम पी की वैल्यू डालेंगे तो ए के का होल स्क्वायर प्लस बेस आपको नहीं गिवन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी के का होल स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर। तो के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है तो वहाँ जाके रूट, तो बी की वैल्यू क्या बन गई, के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बेस भी पता चल गया, तो आपको पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू डालेंगे के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एच की वैल्यू आपकी बी के, तो के से के कैंसिल आउट, तो आपका आंसर क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है सेक प्लस 10a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। यहाँ पर आपको दे रखा है सेक प्लस 10a मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या होगी। आपको बताया कि जब भी अगर आपके रेंडमली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो तो हम सबको किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन बाय कॉस में। तो सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, 10 को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए। दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पर आ गया कॉस ए, ऊपर आ गया आपका 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए को 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सम कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर आपको दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को वहाँ अगर मूव करेंगे तो हमारा पैटर्न क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुटअप कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आपका बनेगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ऊपर 2 कॉस है, नीचे 1 है, तो ये कैंसिल आउट, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया, कॉस ए। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए पॉल 6 मीटर हाइट कास्ट ए शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, द सन एलिवेशन इज। को एक पोल दे रखा है जिसकी हाइट दे रखी है आपको 6 मीटर और वो शेडो बना रहा है 2√3 मीटर ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर आपको सन की एलिवेशन फाइंड आउट करना है, मतलब थीटा आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये अगर थीटा है तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, यह होगा आपका बेस। और अगर हम ध्यान से देखो तो पी बाई बी हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है, बिकॉज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और अगर आपको पी और बी गिवन हो तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं टेन थीटा। परपेंडिकुलर आपको गिवन है 6, बेस आपको गिवन है 2√3 बराबर है टेन थीटा के। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3/√3 इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे आपका रूट है, तो हम क्या करेंगे, रेस्लाइड, तो √3 अपॉन 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, बराबर है टेन थीटा। आपको पता है कि टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होगी, 1060 पे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1060 डिग्री। और अगर हम एंगल को कंपेयर करें तो आपका थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है कि अगर एरिया ऑफ सर्कल अगर न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए पेरीमीटर ऑफ सर्कल के, पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस, तो रेडियस क्या होगा। आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आपका बनेगा पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2 पाई आर इज इक्वल टू 0। दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है पाई आर, तो अंदर आपका क्या बच गया आर माइनस 2। आइडर पाई आर 0 हो सकता है और आर माइनस 2 0 हो सकता है। रेडियस कभी भी 0 नहीं होती, तो मतलब आर की वैल्यू क्या बन गई 2 बन गई। मतलब अगर हम न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो वो पेरीमीटर ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल को बराबर रखें तो रेडियस कितना आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इट इज प्रपोज टू बिल्ड ए सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 16 एंड 12 मीटर इन लोकेलिटी। द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क इज। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक न्यू जो सर्कुलर पार्क है उसका जो एरिया है वो 2 सर्कुलर पार्क के एरिया के सम के बराबर है। तो यहाँ पर आपको नए सर्कुलर पार्क के रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो आपका सपोज आपने मान लिया नए सर्कुलर रेडियस को आर, तो ये आपका क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अगर A1 आपका एक सर्कुलर पार्क का एरिया है तो उसके रेडियस क्या होगी R1, तो यहाँ पर हमने ले लिया पाई R1 का स्क्वायर और यहाँ पर आपने लेट कर लिया पाई R2 का स्क्वायर। एरिया 1 का जो आपको डायमीटर गिवन है वो आपको गिवन है 16 मीटर और D2 यहाँ पर आपको गिवन है 12 मीटर। अगर डायमीटर अगर 16 है तो रेडियस कितनी होगी वो हमारी 8 मीटर होगी और R2 हमारा कितना हो गया 6 मीटर होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से रखो तो पाई आपका कॉमन आ रहा है तो इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। यहाँ स्क्वायर है तो वहाँ जाके रूट, तो R आपका कितना आ गया 10 मीटर। तो मतलब जो आपका नया सर्कुलर पार्क होगा जिसकी रेडियस कितनी होगी 10 मीटर होगी और अगर हम डायमीटर की बात करें तो वो कितना होगा 20 मीटर होगा। बट यहाँ पर आपको सिर्फ रेडियस फाइंड आउट करनी थी। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, देयर इज ए ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड टू ए यूनिट circumscribing a red circle. Jaydev is asked to keep a dot on the above said board. Find the probability that the keep the dot on the green region is। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आपका ग्रीन बोर्ड है स्क्वायर की फॉर्म में जिसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है 2 मीटर और उसके बीच में क्या है एक रेड कलर का सर्कल है। तो जयदेव क्या करता है डॉट मार्क करता है जहाँ पर आपका सर्कल नहीं बन रहा उस रीजन में, तो वो कह रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर आउटकम। बट यहाँ पर आपको वो रीजन का एरिया निकालना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट इज इक्वल टू एरिया अंडर द रीजन अंडर द डॉट रीजन अपॉन टोटल एरिया। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, जब मैं पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस करूंगा तभी तो इसका एरिया का रीजन आएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि टोटल एरिया तो एरिया ऑफ स्क्वायर ही है जिसके अंदर ये चीज़ भी कंसिडर की जा रही है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर आपको साइड कितनी रखी है 2a, तो आपको पता है कि 2a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपको क्या होगा पाई आर स्क्वायर और रेडियस आपको क्या दे रखा है a का स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको बन गया 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है तो अंदर आपका क्या बचा 4 माइनस पाई अपॉन 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट तो आंसर कितना आ गया 4 माइनस पाई अपॉन 4। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 2 कार्ड ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कार्ड आपके हार्ट के मिसिंग है और 4 कार्ड आपके स्पेड के मिसिंग है और यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक कार्ड की जब आपके रिमेनिंग कार्ड बच जाएं। तो आपको पता है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। यहाँ पर आपके टोटल कार्ड्स कितने मिसिंग है 4 + 2 6, तो मतलब अब रिमेनिंग कार्ड कितने बचे 52 - 6 दैट इज इक्वल टू 46। अब स्पेड होते हैं हमारे ब्लैक कलर के और टोटल ब्लैक होते हैं हमारे 26,
पर 26 में से अगर 4 ब्लैक चले गए तो बच्चे कितने बचे, तो आपके सिर्फ 22 बचे। तो मतलब यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 22/46, बिकॉज आपके 2 कार्ड हार्ट के हैं, बट हार्ट हमारा रेड कलर का होता है तो इस करके यहाँ पर उसका कोई लेना देना नहीं। बट यहाँ पर आपके स्पेड के 4 कार्ड आपके मिसिंग हो गए हैं, तो मतलब वो रिमूव कर दिए गए। तो टोटल आपके पास 26 कार्ड है, 26 में से 4 चले गए तो आपके 22 बचे। आउट ऑफ टोटल आपके कितने रिमेनिंग हुए 6 कार्ड, तो जिस करके 46। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 22/46। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 11/23। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इसने इसको कैंसिल आउट नहीं कर रखा, तो जिस करके यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको दे रखा है हाइट इन सेंटीमीटर बिलो 140, बिलो 145, बिलो 150 और नंबर ऑफ गर्ल्स 4, 11, 29, 40, 46, 51। पर यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, डायरेक्ट सोचते हैं कि यही आपके नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखे, जिस करके मॉडल क्लास क्या होती है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, तो वो 51 को मार्क कर लेगा, जिस करके वो आंसर गलत निकालेगा। ये आपको CF दे रखा है, कॉम्बिनेटिव फ्रिक्वेंसी दे रखी है, बिकॉज यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डाटा जो दे रखा है बिलो 140, बिलो 145। तो इस करके सबसे पहले हम एक्चुअल फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है, देन उसके रिस्पेक्ट में हम अपर लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे, बिकॉज सबसे पहले हमने क्या किया, इस आपके जो इंटरवल्स को हमने प्रॉपर इंटरवल की फॉर्म में लिखा, बिकॉज यहाँ पर लिखा गया था बिलो 140, बट कितना बिलो है वो हमने नहीं पता, तो इस करके हमने 0 से 140 रखा। बट यहाँ पर आपको लिखा गया कि बिलो 145, तो मतलब 140 और 140 के बीच का गैप कितना है 5 का, तो इस करके यहाँ पर आपका बनेगा 140 से लेकर 145 के बीच में कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो जिस करके यहाँ पर हम सबसे पहले CF की हेल्प से नॉर्मल फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो 4 को हम एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट निकालने के लिए 11 में से पहले 4 को क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 7। 29 में से 11 गए तो आपका कितना बन गया 18। 40 में से 29 गए तो आपका कितना बन गया 11। 46 में से 40 गए तो आपका बना 6 और 51 में से 46 गए तो आपका कितना आ गया 5। तो ये आपका एक्चुअल में फ्रिक्वेंसी है नंबर ऑफ गर्ल्स की जो इस इंटरवल्स के बीच में लाई कर रही हैं। और आपको पता है कि मॉडल क्लास क्या होती है, एक ऐसी क्लास जिसमें नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या हो सबसे ज़्यादा हो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे अपर लिमिट। आपको पता है कि ये होती है हमारी लोअर लिमिट और ये होती है हमारी अपर लिमिट। तो मतलब हमारी मॉडल क्लास की जो अपर लिमिट होगी वो हमारी कितनी होगी 150 होगी। और अगर हम ऑप्शन में टैली करें तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इस करके ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें कि डायरेक्टली आप मॉडल क्लास ना निकालें। जब भी आपको बिलो या फिर अबव की फॉर्म में अगर दे रखा हो तो सबसे पहले उसे आप इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, देन उसके बाद आप एक्चुअल में अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट अपनी कैलकुलेट करें जब आप उसे इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इन द क्वेश्चन नंबर 19 and 20, statement or assertion is followed by statement or reason are. Choose the correct option. Both assertion A and reason are true and the reason R is the correct explanation of assertion A. Both assertion A and reason are true but the reason R is not the correct explanation of assertion A. Assertion A is true but reason is false. Assertion A is false but reason R is true. Statement. Total surface area of the top is the sum of the curved surface area of the hemisphere and CSA of cone. यस अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इसका CSA लूंगा और CSA ऑफ कॉन लूंगा, तो मतलब मेरा एसेशन ठीक है। और टॉप इज ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कोन टुगेदर। और इसने बोला कि टॉप कैसे फिक्स किया गया, जब मैं हेमिस्फीयर को इसके साथ क्या करूंगा टच करूंगा और फिक्स करूंगा तभी तो वो मेरा टॉप प्लेन बनेगा। तो मतलब रीजन भी इसका करेक्ट है। तो मतलब इसका हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। तो मतलब 19 का हमारा आंसर क्या बनेगा ए, बिकॉज असर्शन ए भी ठीक है, रीजन आर भी ठीक है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो जिस करके इसका आंसर क्या बन गया ऑप्शन नंबर ए। 20 देखिए। स्टेटमेंट ए -5 -5/2 0 और 5/2 इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको बताया कि कोई भी अगर सीरीज आपके एपी कब होगी, जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अगर हम इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाले तो 5/2 आएगा, इन दोनों का निकाले तो 5/2 आएगा, इन दोनों का निकाले तो 5/2 आएगा। तो मतलब हमारा एसेशन ठीक है, बिकॉज ये एपी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। रीजन आपको दे रखा है द टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। रॉन्ग, बिकॉज आपको बताया कि अगर एक एपी सीरीज दे रखे है तो उसमें आपके पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे नेगेटिव भी होंगे। तो जिस करके इसका रीजन आपका गलत है और ये आपका करेक्ट भी नहीं है। तो जिस करके यहाँ पर आप लिखोगे assertion is true but the reason is false। तो जिस करके इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आपको एक √2 नंबर दे रखा है और यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो आपको बताया कि हम इसको प्रूव करने के लिए हम एक प्रोसीजर को फॉलो करेंगे।
तो यहाँ पर मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखाता हूँ कि कैसे आप इसको पेपर में लिख कर आओगे जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि √2 क्या हमारा इरेशनल नंबर है। आपको पता है कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसी नंबर को लेट करेंगे, इट इज़ ए रैशनल नंबर। तो लेट √2 बी रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर और p एंड q क्या होंगे, हमारे कोप्राइम होंगे। कोप्राइम मतलब इन दो नंबर का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब q यहाँ डिवाइड है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारा बन गया √2q इज इक्वल टू p। रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपका बनेगा 2q² बराबर है p²। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके डिवाइड, तो यहाँ पर हमारा पैटर्न बनेगा q² इज इक्वल टू p²/2। अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि p² को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 डिवाइड p², मतलब p एक ऐसा नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो 2 से डिविजिबल है, तो मतलब p भी हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 ऑल्सो डिवाइड p। अगर p² को 2 डिवाइड कर सकता है, अगर p भी अगर 2 को डिवाइड करे तो मतलब p कैसा नंबर होगा, मल्टीपल ऑफ 2 होगा, तभी तो वो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट p हमारा क्या बन गया, 2a बन गया, वेयर a हमारा क्या है, सम इंटीजर। अब जो यहाँ पर आपने लेट किया इसी को हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और इस वैल्यू को हम कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर। तो आपका बनेगा कि इसके इक्वल टू 4a²/2, तो ये आपका बन गया 2a²। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके डिवाइड, तो हमारा वही कंसेप्ट जो हमने अभी प्रीवियस फॉलो किया था। तो यहाँ पर आप लिखोगे a² इज इक्वल टू q²/2। जैसे हमने प्रीवियस कंसेप्ट किया कि p² को 2 डिवाइड करें, तो यहाँ पर भी हम वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 डिवाइड q², मतलब q एक ऐसा नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो 2 से डिविजिबल है, तो मतलब 2 ऑल्सो डिवाइड करेगा q को, तो 2 ऑल्सो डिवाइड q। मतलब अगर q का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो मतलब q भी अगर 2 से डिविजिबल है तो q कैसा नंबर होगा, 2 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर आप लेट करोगे, लेट q इज इक्वल टू 2b, वेयर b सम इंटीजर। अब यहाँ पर आपने पहले ही क्वेश्चन में लिखा कि p बराबर है 2a, यहाँ पर आपने लिखा q बराबर 2b। तो अगर हम फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड रिलेशन देख रहे हो, दोनों में कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 2। बट अभी आपने पहले लिखा कि यहाँ पर इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या है, 1 है। अब यहाँ पर आप पहले कह रहे हो कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, बट यहाँ पर आपका आ रहा है 2, तो मतलब मिसमैच हो गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे न्यू कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट assumption that √2 is a rational number. So we conclude that √2 is irrational number। और ये चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आपने जब पेपर में आप इसे प्रूव करोगे तो ब्रैकेट में आपने पूरा रीजन लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पॉइंट P डिवाइड AB इन द रेशियो ऑफ 2:3, पॉइंट Q डिवाइड DC इन द रेशियो ऑफ 4:1, प्रूव दैट OC इज हाफ ऑफ OA। यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। पॉइंट P क्या कर रहा है, AB को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, पॉइंट Q डिवाइड कर रहा है DC को इन द रेशियो ऑफ 4:1 में। आपको प्रूव करना है कि OC क्या है, हाफ है OA के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि OC क्या है, हाफ ऑफ OA है। AB और DC क्या है, बराबर है, बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आप लिखोगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो मतलब अगर AB और DC अगर बराबर है तो मैंने उसको क्या मान लिया, A मान लिया। अगर AB और DC अगर बराबर है तो उसको मैंने A मान लिया। तो
ए बी किसको डिवाइड कर रहा है, ए पी और पी बी को डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो मतलब ए पी की वैल्यू क्या होगी, 2/5 होगी। बिकॉज अगर मैं रेशो को हटाना होगा तो मेरे को क्या करना होता है, जो नंबर दे रखा होता है डिवाइड बाय टोटल नंबर, तो 2/5 हो गया। और जो हमारा पी बी होगा वो हमारा क्या होगा, 3/5 होगा। ए क्यों आया, क्योंकि टोटल साइड आपको कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। ऐसे ही हमने डी क्यू निकाला, डी क्यू यहाँ पर आपको कितना होगा, यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, क्यू डिवाइड कर रहा है डी सी को 4:1 में, तो डी सी आपका बन गया 4/5 और हमारा जो क्यू सी होगा वो हमारा क्या होगा, 1/5 होगा। ये तो आपने साइज निकालनी इन टर्म ऑफ ए। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको निकालना है ओ सी क्या है, हाफ ऑफ ओ ए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो आपके ट्रायंगल बन रहे हैं। अब मैं इन दो ट्रायंगल को क्या करूँगा, सिमिलर करूँगा। अब सिमिलर के लिए तो यहाँ पर आपको कंडीशन चाहिए, यहाँ पर आपको साइड्स बराबर नहीं है क्योंकि अपोजिट पूरी साइज बराबर है, पर यहाँ पर तो रेशियो डिफरेंट डिफरेंट है। तो करे कैसे, तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइज के होंगे, पैरेलल भी होंगी। तो ये एंगल आपका क्या बन गया, ऑल्टरनेटिव एंगल, बिकॉज ए सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। और ये एंगल आपका बन गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय यूजिंग ए हमने इन दोनों को क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ क्यू सी, ओ पी ए और ओ क्यू सी, एंगल ओ ए पी बराबर होगा एंगल ओ सी क्यू के, बिकॉज ऑल्टरनेटिव एंगल। सेकेंड चीज आप लोगे एंगल ए ओ पी बराबर होगा एंगल सी ओ क्यू के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल ओ पी ए क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल ओ क्यू सी के बाय यूजिंग ए। और आपको पता है कि जब हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन। तो इसको हम सिमिलैरिटी से हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सी साइज हमारी रेशो में इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ओ पी अपॉन ओ क्यू बराबर है ओ ए अपॉन ओ सी बराबर है पी ए बाई क्यू सी। ये साइज हमारी बराबर आ गई। बट यहाँ पर हमें ओ ए और ओ सी का रिलेशन चाहिए। और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए पी भी हमें गिवन है और क्यू सी भी गिवन है। तो मतलब इन दो साइड्स को हम बराबर करेंगे जिससे हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू पी ए आपको कितना दे रखा है, 2/5 ए, क्यू सी आपको दे रखा है 1/5 ए से कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, ओ सी का डिवाइड तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ ए। अब हाफ कैसे आया, टू यहाँ मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके डिवाइड, और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। 23rd, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, two tangent PA and PB are drawn to a circle with center O. At a point E on the circle, a tangent is drawn to intersect PA at point C and PB at point D respectively. If PA बराबर 10 सेंटीमीटर, find the perimeter of triangle PCD. यहाँ पर आपको एक सर्कल दे रखा है और दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P से, और यहाँ पर आपको पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल PCD का। तो सबसे पहले हम रिलेशन क्रिएट करेंगे, बिकॉज अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD, अगर मैं इसका पेरीमीटर देखूँ तो वो क्या होगा, तीनों साइड का सम होगा, PC प्लस CD प्लस PD। तो इसको हम अभी मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज हमें PC CD और PD हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें नहीं पता। बट अगर आपको ध्यान से देखो तो P हमारा क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए सर्कल पर तो उनकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो पी ए किसके बराबर होगा, पी बी के, बिकॉज लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। आर इक्वल, तो पी ए किसके बराबर आ गया, पी बी के। बट अगर ये ओ हमारा सेंटर है तो सी बी हमारा क्या कहलाएगा, इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ से भी तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, एक सी ई बन गया और एक हमारा सी ए बन गया। तो रूल के अकॉर्डिंग सी ए किसके बराबर होगा, सी ई के। और अगर आप ध्यान से देखो तो डी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से भी तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, डी और बी डी। तो मतलब डी भी किसके बराबर होगा, बी डी के। और हमारा रीज़न क्या होगा, ये आपका सेम रीज़न यहाँ पर यूज़ हो जाएगा कि पी ए बराबर हो गया पी बी के, सी ए बराबर हो गया सी के, और डी बराबर हो गया बी डी के। अब इनको यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी सी डी इज इक्वल टू, पी सी हमें नहीं गिवन तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। सी डी आपका कैसे बना,
सी और ई डी को मिलाकर, तो इसको यहाँ मेंशन करेंगे सी प्लस ई डी, और पी डी हमें नहीं पता तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब पी सी आपका एज इट इज, अभी आपने निकाला कि सी किसके बराबर है, सी आपका बराबर है सी ए के, तो यहाँ पर हम पुट अप कर देंगे सी ए। ई डी का रिलेशन आपका निकला बी डी के बराबर, तो यहाँ पर हम बी डी लिख देंगे प्लस पी डी। पी सी में अगर सी ए को ऐड करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, पी ए। पी डी में अगर बी डी को ऐड करोगे तो ये आपका बन जाएगा पी बी। और अभी आपको बताया कि पी ए और पी बी भी क्या है, बराबर है, तो पी बी की जगह मैं पी ए को रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये आपका क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ पी ए। और पी ए आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका बन गया 2 × 10 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, जो हमने बाय यूजिंग थ्योरम से रिलेशन पहले क्रिएट किया, देन उसके बाद उसकी वैल्यू पुट अप करके फाइनल आंसर बनाया। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में वो रिपीट होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, इफ tan ऑफ a प्लस बी बराबर है √3, tan ऑफ a माइनस बी बराबर है 1/√3, और a प्लस बी का सम ग्रेटर होगा 0 डिग्री से और लेस देन होगा 90 डिग्री से, और a एंगल क्या है, ग्रेटर है b के, तो बताइए फाइंड a एंड b क्या होगा। यहाँ पर आपको एक रिलेशन दे रखा है tan ऑफ a प्लस बी बराबर है √3। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल में देखें कि tan की वैल्यू √3 कब होगी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो tan 60 पे हमारा बराबर होता है √3। तो अगर हम कंपेयरिंग करें बोथ साइड एंगल को, तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया, 60 के। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन आपको दे रखी है tan ऑफ a माइनस बी बराबर है 1/√3। अगर हम टेबल में देखें कि tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, tan 30 पे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/√3 की जगह tan 30। अब अगर हम इसके एंगल को कंपेयर करें तो a माइनस बी किसके बराबर आ गया, 30 डिग्री के। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बाय यूजिंग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो a प्लस बी बराबर है 60, a माइनस बी बराबर है 30। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो टर्म आपके ऑलरेडी सेम है विद अपोजिट साइन, तो यहाँ पर हम एडिशन करेंगे, तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट, तो 2a बराबर है 90, तो a आपका क्या बन गया, 45 डिग्री। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो 45 प्लस बी बराबर 60, तो बी आपका कितना बन गया, 15 डिग्री। और कंडीशन के अकॉर्डिंग ए हमारा ग्रेटर था बी से, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24 के और पार्ट को देखिए। यहाँ पर आपको बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर आपको दे रखा है 2 cos x स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 0 10। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू का यहाँ पर डायरेक्टली पुटअप करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय कॉसेक 30 कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय साइन 60 होता है हमारा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 tan 30 होता है हमारा 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर है 10। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस x इंटू 3/4 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 बराबर है 10। 4 2 जा 8 प्लस 3x अपॉन 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 10, प्लस 8 वहाँ जाके माइनस, तो 10 में से 8 गए 2, तो 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4। 2 प्लस 1/4 कैसे आया, माइनस 1/4 वहाँ जाके प्लस 1/4, 10 में से 8 गए 2, इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लोगे, तो 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 1 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 3x इज इक्वल टू 9, तो x आपका कितना आ गया 3। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25, विद वर्टेक्स ABC of triangle ABC as a center, arc are drawn with radii 14 centimeter and the three portion of the triangle so obtained are removed. Find the total area removed from the triangle. सपोज आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC और एज ए ABC को एज ए सेंटर मानते हुए आपने रेडियस 14 सेंटीमीटर से आपने एक सर्कल ड्रॉ किया और इस पोर्शन को आपने रिमूव कर दिया। तो आपको ये बताना है कि जो आपने पोर्शन आपने रिमूव किया था उसका कितना एरिया है, वो आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर ये हमारा सेंटर हो और ये हमारी दो रेडियाई और ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग आर्क हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलेंगे। तो मतलब यहाँ पर हम एरिया ऑफ सेक्टर का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये भी हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है, ये भी एरिया ऑफ सेक्टर है, ये भी और एरिया सेक्टर। तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल एरिया रिमूव्ड from the
ट्रायंगल इज इक्वल टू, बट सेक्टर के लिए हमें थीटा पता होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें एंगल तो गिवन नहीं, तो हम सिर्फ एंगल को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ए अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल बी अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल सी अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है और 360 डिग्री कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री कॉमन, तो अंदर आपका क्या बन गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। और आपको पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका बन गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू 180 डिग्री। 180 से 360 कैंसिल आउट करो, कितना आ गया हाफ, तो 1/2 इंटू पाई की जगह यूज़ कर सकते हैं 22/7, और रेडियस आपको गिवन है 14, तो 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल आउट, 22 को आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा 2 4 जाए 2 1 जा 2, 2 4 जाए 2 1 जा 2, तो 803, तो मतलब 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टोटल एरिया रिमूव होगा जब आप उन्हीं वर्टेक्स को एज ए सेंटर मानते हुए 3 आर्क ड्रॉ करोगे और उस पोर्शन को रिमूव कर दोगे। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25 का और ऑप्शन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। मतलब यहाँ पर आपको इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है जो आपका शेडेड नहीं है। यहाँ पर आपको स्क्वायर गिवन है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 आपको सेमी सर्कल गिवन है, आपको इसका पोर्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनको ज्वाइन किया, क्योंकि जिससे हमें पता चल जाएगा कि रिक्वायर्ड फिगर क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अंदर एक आपका स्क्वायर बन रहा है और 4 आपके क्या बन रहे हैं, सेमी सर्कल बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप लेट करोगे, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, इसको आपने मान लिया ए बी सी डी, और ये आपका क्या कहलाएगा, इस सेमी सर्कल का डायमीटर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू आपने मान लिया x सेंटीमीटर। कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो आपका स्क्वायर बन रहा है उसकी साइड को आपने मान लिया x सेंटीमीटर, और जो ये x सेंटीमीटर आपने साइड मानी तो ये आपका सेमी सर्कल का क्या माना जाएगा, डायमीटर माना जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेंथ को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एक्चुअल लेंथ क्या बन रही है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो वर्टिकल में भी यहाँ पर आपका 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल में हमें ये चीज़ निकालनी पड़ेगी कि एक्चुअल में ये की क्या चीज़ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस, और ये हमारा कहलाएगा साइड। तो यहाँ पर आप लिखोगे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल प्लस रेडियस ऑफ सेमी सर्कल प्लस साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी किसके बराबर होगा, 14 में से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, फिर अगेन 3 को माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये पोर्शन निकालना है तो टोटल में से हम इन दो पोर्शन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हमने क्या मानी, आर, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हमारा आर, प्लस साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ हमारा एक्स, तो यहाँ पर आप डालोगे x सेंटीमीटर, तो बराबर है 8, आर प्लस आर कितना गया, ट्वाइस ऑफ आर, और आपको पता है कि डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल क्या हमारा x, तो x प्लस x बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या बन गया, 2x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू क्या बन गई हमारी 4 सेंटीमीटर। तो मतलब x हमारा फाइंड आउट हो गया, डायमीटर भी पता चल गया, और हमारी साइड ऑफ द स्क्वायर भी ABCD पता चल गई। बट यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आपके पास साइड ऑफ द ABCD आ गया और आपका डायमीटर आ गया, तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है इसका एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD प्लस 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि यहाँ पर आपके 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं और एक आपका स्क्वायर बन रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई
आर हमारा क्या है, x/2 है, क्योंकि डायमीटर अगर 2r x है तो रेडियस क्या होगी, उसकी आधी होगी, तो उसका हाफ होगा, तो x/2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x/2 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू अभी आपने निकाली 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर पुटअप करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू 4 का स्क्वायर 16/4, तो 16 प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पर आपका 8, तो यहाँ पर आपका बन गया 8 पाई, 8 आपका कॉमन आ रहा है तो अंदर आपका क्या बन गया 2 + पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। 26 आपको कह रहा है नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, 84 आर इंटरेस्टेड इन डांस एंड 108 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन हैंडक्राफ्ट। For optimum culture exchange, organizer wish to keep them in minimum number of group such that each group consists of students interested in the same art form and the number of students in each group in the same. Find the number of students in each group, find the number of group in each art form and how many rooms are required if each group will allotted a room. इस क्वेश्चन में आपको number of students interested in म्यूजिक आपको दे रखे हैं 60, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन डांस आपको गिवन है 84 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट वो आपको दे रखा है 108। यहाँ पर आपको मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप निकालने हैं जिसमें आपके हर एक ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो और इक्वल नंबर ऑफ रूम हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मिनिमम नंबर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो डैट मीन्स यहाँ पर हम क्या निकालेंगे HCF ऑफ 60, 84 एंड 108, जो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप सब्जेक्ट टू गिवन कंडीशन। यहाँ पर हम सबसे पहले 60, 84, 108 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टरेशन मेथड। 30, 15, 3 5 जा 5 1 जा। 84 के फैक्टर्स निकाले 42, 21, 3 7 जा 7 1 जा। 108 के निकाले 54, 27, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब इसको यहाँ पर हम ऑर्डर में लिखेंगे तो 2 × 2 × 3 × 5, 84 is equal to 2 × 2 × 3 × 7, 108 is equal to 2 × 2 × 3 × 3 × 3। आपको बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो तीनों टर्म में हमारा कॉमन होगा, तो 2 आपका कॉमन आ रहा है, 2 आपका कॉमन आ रहा है और 3 आपका कॉमन आ रहा है, बाकी सारी नॉन कॉमन टर्म है। तो यहाँ पर आप लिखोगे HCF is equal to 2 × 2 × 3 that is equal to 12। तो मतलब मिनिमम जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे इस ग्रुप में वो हमारे कितने होंगे, 12 ग्रुप बनेंगे जिसमें हमारे इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। तो ये तो हमारा निकल गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। अब फर्दर वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप इन ईच आर्ट फॉर्म, कि मतलब हर एक आर्ट फॉर्म में कितने ग्रुप बनेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसको हम इस HCF से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारे पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में नंबर ऑफ ग्रुप आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे सबको एक एक करके। नंबर ऑफ ग्रुप इन म्यूजिक दैट इज इक्वल टू 60/12, तो ये आपका कितना आ गया, 5 आ गया। नेक्स्ट आप लिखोगे नंबर ऑफ ग्रुप इन डांस, तो 84/12 दैट इज इक्वल टू 7। नंबर ऑफ ग्रुप इन हैंडीक्राफ्ट, तो 108/12, तो ये आपका कितना आ गया, 9 आ गया। अब ये तो निकल गया आपका नंबर ऑफ ग्रुप के हर एक ग्रुप में कितने कितने, हर एक आर्ट फॉर्म में कितने कितने ग्रुप बन रहे हैं। बट यहाँ पर अब आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ रूम कितने रिक्वायर्ड होंगे जिसमें हर एक ग्रुप को अलॉट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, हर एक आर्ट फॉर्म में कितने ग्रुप बने, 5, 7 और 9। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो टोटल रूम पता चल जाएंगे कितने हमें चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखोगे 5 + 7 + 9, 12 + 9, तो आपका कितना आ गया, 21। तो मतलब
21 आपको नंबर ऑफ रूम की जरूरत पड़ेगी जिसमें हमारे हर एक ग्रुप क्या होगा अलॉट किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² + 5x + 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β² और अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और यहाँ पर आपको इन दो पैटर्न की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है इससे हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। आपको बताया कि जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करूंगा तो a आपका कितना निकल गया 5, b आपका कितना निकल गया 5 और c आपका निकल गया 1। आपको बताया कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा -b/a, तो -5/5 आपका कितना आ गया -1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, तो ये आपका कितना आ गया 1/5 आ गया। अब इन दो वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो फर्स्ट पार्ट आपको कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है α² + β²। आपको बताया कि α² + β² का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 α बीटा। बिकॉज अगर मैं इस आइडेंटिटी को ओपन करूंगा तभी तो +2ab -2ab कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आप a + b का होल स्क्वायर लगा के इस पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -1 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स 1/5, तो 1 - 2/5, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 5 - 2/5, तो दैट इज इक्वल टू 3/5। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सेकंड पार्ट निकालेंगे। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अल्फा माइनस प्लस बीटा माइनस की वैल्यू फाइंड आउट करो। अल्फा माइनस मतलब 1/α, बीटा माइनस मतलब 1/β। अब इन दोनों की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर आपको बनेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, ये आपका कितना है 1/5। तो 5 ऊपर जाके क्या बन जाएगा न्यूमरेटर, तो ये आपका बन गया -5। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। यहाँ पर बात हो रही है 2 डिजिट नंबर की। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे 2 डिजिट नंबर को। तो लेट द 2 डिजिट नंबर बी x + 10y, वेयर x हमारा क्या है यूनिट डिजिट और y क्या है हमारा टेंस डिजिट। अब यहां पर आपको क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ नंबर इज 66। मतलब अगर मैं x + 10y को ऐड करूं इसके ऑर्डर को रिप्लेस करके, मतलब यूनिट बिकम टेंस और टेंस बिकम यूनिट, तो आपको बचेगा 10x + y। तो इन दोनों का सम किसके बराबर है 66 के। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 10x 11x, 10y + y 11y इज इक्वल टू 66। 11 आपका कॉमन आया तो x + y इज इक्वल टू 66। तो x + y किसके बराबर आ गया 6 के बराबर आ गया। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब फर्दर वो कह रहा है कि इफ द डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2। अब यहाँ पर डिफर बाय 2 है, मतलब या तो यूनिट माइनस टेंस होगा या तो टेंस माइनस यूनिट होगा, क्योंकि दो केसेस राइज हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि यूनिट प्लेस हमारा ग्रेटर है या फिर टेंस प्लेस की डिजिट हमारी ग्रेटर है। तो यहाँ पर हम दो केसेस को राइज करेंगे। केस नंबर 1 कि जब हमारा x - y डिफर होगा 2 के, और केस नंबर 2 अगर हमारा y - x डिफर होगा 2 के। बिकॉज हमें ये नहीं पता कि टेंस डिजिट वाली डिजिट हमारी बड़ी है या फिर यूनिट वाली। तो यहाँ पर हम दो केसेस को लेकर चलेंगे और नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो इस इक्वेशन को मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सिंप्लीफाई करेंगे और नंबर कैलकुलेट करेंगे। देन हम 1 और 3 को कैलकुलेट करेंगे और नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप ऐड करोगे फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपका बनेगा x + y इज इक्वल टू 6, x - y इज इक्वल टू 2, -y + y कैंसिल आउट, तो 2x इज इक्वल टू 8। तो x आपका कितना आ गया 4 आ गया। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो पुट इन फर्स्ट, तो 4 + y इज इक्वल टू 6, तो y आपका कितना आ गया 2 आ गया। तो जब आपके पास x 4 आ गया y 2 आ गया, तो मतलब रिक्वायर्ड नंबर क्या बन गया x + 10y। तो x की वैल्यू निकली हमारी 4, जो आपका निकला 220, तो आंसर कितना आ गया 24। तो एक तो आपका नंबर निकल गया 24। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड फर्स्ट एंड थर्ड। तो x + y इज इक्वल टू 6 और -x + y इज इक्वल टू 2। ऐड ऑन करेंगे तो कैंसिल आउट, तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y आपका कितना आ गया 4। पुट इन फर्स्ट, तो x आपका कितना आ गया 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या निकला x + 10y।
एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और ये आपका 40, तो आंसर कितना आ गया 42। अब यहाँ पर आपके दो पॉसिबिलिटी निकल गई, आइदर वो नंबर हमारा 24 हो सकता है या फिर वो हमारा क्या हो सकता है 42 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया है कि हाउ मेनी सच नंबर आर देयर। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर देयर आर 2 सच नंबर 42 एंड 24। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 28 का और पार्ट देखिए, सॉल्व 2 बाय रूट एक्स प्लस 3 बाय रूट वाई इक्वल टू 4 बाय रूट वाई माइनस 9 अपॉन रूट वाई इक्वल टू -1। ये आपका रिडक्शन मेथड से सॉल्व होता है, तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, बट कई बच्चों को ये टॉपिक अगर समझ रहा है तो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से रखोगे तो इक्वेशन में जो आपके एक्स और वाई है वो आपके विद इन रूट है और फ्रैक्शन में है। आपको पता है कि वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो यहाँ पर अगर आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, लेट कर लेना है 1 बाय रूट एक्स को आपने ए और 1 बाय रूट वाई को आपने लेट कर लिया बी, क्योंकि हम एक ए और बी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद हम एक्स की वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बनेगी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 और 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आता है, तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड से ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है 3b, यहाँ पर आपको दे रखा है 9b, तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से और इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो आपको बनेगा 3 2 जा 6a प्लस 9b बराबर है 6, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अगर आप ध्यान से रखोगे तो दे आर ऑलरेडी अपोजिंग साइन, तो प्लस करेंगे, नो साइन चेंज, तो ये कैंसिल आउट। यहाँ पर आपका बन गया 10a इज इक्वल टू 5, तो a आपका कितना निकल गया 1/2। इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं, तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 इंटू 1/2 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 2, तो 3b इज इक्वल टू 1, तो b आपका कितना आ गया 1/3। ए और बी आपको पता चल गया, तो हम इसको डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, तो आपका बनेगा 1 बाय रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट एक्स इसके बराबर आ गया 2 के, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स आपका कितना आ गया 4 आ गया। 1 बाय रूट वाई इज इक्वल टू 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट वाई इज इक्वल टू 3, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट कैंसिल आउट, तो वाई आपका कितना आ गया 9। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, PA and PB are the tangent drawn to a circle of center O from external point P. Chord AB make an angle of 30 degree with the radius at the point of contact. If the length of the chord is 6 centimeter, find the length of the tangent PA and the length of the radius OA. यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं PA and PB फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू ए सर्कल दिस, जिसका सेंटर क्या है O। ए बी हमारी क्या है कॉर्ड है, जो क्या कर रहा है एक एंगल बना रहा है विद रेडियस के, और ये एंगल आपको कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है ए बी की लेंथ और ओ ए की लेंथ, और ए बी आपको कॉर्ड कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। आपको पता है कि अगर ए हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो सेंटर से टेंजेंट पे कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री बनाते हैं, ये आपको थ्योरम है आपकी 10.1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ओ ए पी आपको कितना गिवन है 90 डिग्री, और रीज़न आप क्या मेंशन करोगे, angle between tangent and the radius at the point of contact। तो अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये 30 है, तो हम पी ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पी ए बी आपका कितना आ गया 90 डिग्री माइनस ऑफ 30, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या होती है, इक्वल इन लेंथ होती है। तो अगर पी ए बराबर पी बी है तो दोनों के अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल पी ए बी बराबर एंगल पी बी ए, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल। तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर ये 60 है 60, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं ये एंगल भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल ए पी बी बराबर है 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। पी ए बी 60, पी बी ए 60, तो एंगल ए पी बी कितना आ गया 60 डिग्री। और अगर तीनों के एंगल का सम अगर 180 डिग्री और तीनों एंगल अगर 60 डिग्री है, तो मतलब दे आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों की साइज भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर लिखोगे ट्रायंगल ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पी ए बराबर है पी बी बराबर है
ए बी के। तो अगर ए बी आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो पी ए बी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखोगे ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर पी ए बी आपका कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है ओ ए। तो यहाँ पर अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो ये हमारा क्या बन रहा है परपेंडिकुलर, ये आपका क्या बन गया परपेंडिकुलर, ये आपका बन गया बेस और ये आपका बन गया हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमने कैसे कैलकुलेट किया। यहाँ पर लिखोगे ए, यहाँ पर आपका बन गया ओ, यहाँ पर आपका बन गया पी। ए पी आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, पी आपका एंगल गिवन है 30 डिग्री, ये आपका गिवन है 90 डिग्री और आपको ओ ए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने इसको क्या ऐड कर लिया एक्स, हमें ओ पी फाइंड आउट नहीं करना। यहाँ पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक का कंसेप्ट यूज़ करेंगे तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और अगर आप ध्यान से देखो ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, तो हमारा ये थर्ड वाला पैटर्न यूज हो रहा है जो हमारा किसके बराबर होगा tan के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ ए पी tan पी बराबर होगा ओ ए अपॉन ए पी के। और tan पी आपको कितना गिवन है 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखोगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ओ ए आपको गिवन है x और ए पी कितना है 6। tan 30 आपको पता है कितना होता है 1/√3 बराबर है x अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6/√3। रेशलाइज किया तो √3/√3, तो ये आपका बन गया 2√3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा रेडियस और ये आपका निकल गया था हमारा लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट देखिए। टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। अगर हम फिगर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपको एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर क्या है ओ है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है इस सर्कल पर एट पॉइंट पी एंड क्यू। तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। अगर हम फिगर में देखें तो पी हमारा क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो अगर टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो सर्कल से अगर रेडियस से देखा जाए तो इस ये एंगल हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ओ पी टी बराबर है 90 डिग्री बिकॉज angle between the tangent and the radius at the point of contact। अब ये एंगल कैसे बना होगा इन दोनों एंगल्स को मिलाकर। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ओ पी टी बराबर है एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी। इन दोनों को एंगल को मिला के बनाए। अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूँ, ओ पी टी कितना है 90 डिग्री, एंगल ओ पी क्यू नहीं पता, इसको आपने लेट कर लिया थीटा डिग्री। तो ये प्लस है तो वहाँ जाके माइनस, तो एंगल ओ पी क्यू कितना आ गया 90 माइनस थीटा डिग्री। तो इसको आपने मार्क कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। तो मतलब इस पैटर्न की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस थीटा। आपको बताया कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंस क्या होती है बराबर होती है। तो यहाँ पर आप लिखोगे पी टी बराबर है टी क्यू के। तो एंगल टी पी क्यू बराबर होगा एंगल टी क्यू पी के बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी की वैल्यू को यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू प्लस थीटा डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज इन दोनों वैल्यू तो थीटा थीटा ही है क्योंकि दोनों एंगल्स बराबर है। तो एंगल पी टी क्यू बराबर है 180 डिग्री माइनस ऑफ 2 थीटा। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो बाहर कितना बच गया हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा। और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 90 माइनस थीटा कितना रहा एंगल ओ पी क्यू। तो यहाँ पर लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू और यहाँ पर रीजन लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट और यही आपको क्या करना था प्रूफ। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 3 साइन कॉस देन प्रूव दैट tan इज इक्वल टू 1 और 1/2। यहाँ पर आपको एक पैटर्न दे रखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर बराबर है 3 साइन कॉस और आपको प्रूव करना है कि tan की वैल्यू 1 और हाफ होगी। अब यहाँ पर अगर रिलेशन देखें तो साइन का रिलेशन होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर। बट यहाँ पर अगर 1 माइनस कॉस करेंगे तो ये साइन आपका रिमूव नहीं होगा और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है tan की वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे tan कैसे बनेगा, जब हम साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तभी तो हमारा tan बनेगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक साइन है तो हम इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा। बट यहाँ पर हमारा 2 साइन है तो जिस करके यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे हर एक टर्म को साइन कॉस स्क्वायर से। तो डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। तो आपका बनेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 साइन कॉस
अपॉन कॉस स्क्वायर, 1/cos² को लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर, ये आपका बन गया tan स्क्वायर, एक कॉस कट गया तो एक कॉस बच गया, तो sin/cos क्या बन गया 10। आपको बताया कि आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होगा, सेकेंड स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम सेकेंड की जगह 10 डाल सकते हैं, तो यहाँ पर आपका बनेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 3 tan 2 tan स्क्वायर माइनस 3 tan प्लस 1 बराबर है 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे tan को, मैंने मान लिया सपोज x, तो हमारी इक्वेशन बन गई 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर है 0। अब हम इस इक्वेशन को बाय 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आइदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और मिडल स्प्लिट टर्म। तो इक्वेशन के नंबर काफ़ी छोटे हैं, तो इस करके यहाँ पर हम इसको बाय मिडल टर्म से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। 2 आपका कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा आपका x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा x माइनस 1। तो x बराबर हो गया हाफ और x बराबर हो गया 1। अब इसको यहाँ पर पुटअप करेंगे तो tan कितना आ गया, एक 1/2 आ गया, और tan हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 31, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द एवरेज लेंथ ऑफ द लीव। एवरेज लेंथ मतलब यहाँ पर आपको मीन कैलकुलेट करना है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे डाटा आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है, और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा को सबसे पहले कॉन्टिन्यूस बनाएंगे, बिकॉज अगर आप यहाँ पर ध्यान से रखोगे तो अपर लिमिट आपकी कितनी है 126, और यहाँ पर आपको लोअर लिमिट कितनी रखेगी 127। तो जब भी अगर आपका एक का डिफरेंस होंगे तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में हम 0.5 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.5 और अपर लिमिट में 0.5 को क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे, जिससे हमारा डाटा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि आप कैसे सबसे पहले डाटा को कॉन्टिन्यूस करोगे और देन उसके बाद कैलकुलेट करोगे बाय यूजिंग अज्यूम मेथड। तो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको डाटा गिवन था लेंथ इन मिलीमीटर 1118 से 126, 127 से 135, और इसके रिस्पेक्ट में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन थी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, क्लास इंटरवल का डाटा कॉन्टिन्यूस किया। तो मैंने आपको भी बताया कि लोअर लिमिट में हम 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे, जिससे हमारा डाटा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और आपको बताया कि जब हमारा क्लास इंटरवल आपको कॉन्टिन्यूस मिल जाए तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, xi दैट इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो हम इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर कितना है 122। ऐसे हमने सारी वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर मीन की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूँ बाय यूजिंग अज्यूम इन मेथड। तो यहाँ पर हम xi में से एक मिडल वैल्यू को एज्यूम करेंगे a। तो सपोज मान लो मैंने 149 को a लेट कर लिया, क्योंकि हमारी मिडल वैल्यू है, क्योंकि इसके अबव 3 डाटा है और इसके बिलो भी 3 डाटा है, तो ये हमारा क्या बनेगा xi। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर निकालेंगे di किसके बराबर होता है, xi माइनस a मतलब ये, तो xi मतलब ये। तो 122 में से 149 गए तो आपका कितना आ गया -27, 139 में से 131 में से अगर 149 जाएगा तो -18, 140 में से 149 गए तो -9। तो ऐसे रिस्पेक्ट में हमने डाटा निकाल लिया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर होता है फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना होता है डी से। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका ये डाटा आ गया। और सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, सिग्मा DI/FI दैट इज इक्वल टू -81, बिकॉज हम इस वैल्यू को ऐड ऑन करेंगे, फिर हम इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे और इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस। तो आपका होल आंसर कितना आ गया, -81। अब आपको बताया गया अज्यूम इन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा DI/FI अपॉन सिग्मा FI। ए की वैल्यू आपने लेट करी थी 149, तो यहाँ पर आप लिखोगे 149। सिग्मा DI/FI आपका कितना रहा नेगेटिव, तो -81 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 40, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 40। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम लेंगे और कैलकुलेट करेंगे, बट गलत, वो आपका लेंथी मेथड है। आपने क्या करना है 149 को एज इट इज 81 को 40 से डिवाइड करो और जो आएगा उसको इसमें से क्या कर दो माइनस। तो ये आपका निकल गया एवरेज लेंथ ऑफ द डाटा। और xi को आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि xi कैसे निकालोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। और अगर आपका डाटा कॉन्टिन्यूस नहीं है तो सबसे पहले उसे कॉन्टिन्यूस बनाओ, देन उसके बाद फर्दर सॉल्व करो। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वाटर टेक 1 hour more to go 24 km upstream then to return the downstream to the same spot. Find the speed of the stream. क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कंसेप्ट सिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हो, सपोज ये आपकी बोट है और आप इसको इस डायरेक्शन में चला रहे हो, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, जो आपका पानी की रफ्तार है, वो भी आपकी क्या है राइट हैंड साइड है।
जब आप डाउन स्ट्रीम चला रहे होगे तो आपकी डायरेक्शन ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो मतलब रफ्तार आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में आपका क्या होगा, दोनों स्पीड को आप क्या करोगे, ऐड ऑन करोगे, तभी आपका क्या होगा, टोटल स्पीड आपकी निकलेगी। तो u प्लस वी। अप स्ट्रीम में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आप बोट चला रहे हो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम से। जैसे सपोज आप लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आप चला रहे हो और आपकी स्पीड जो पानी की रफ्तार है, जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है, वो क्या हमारी राइट हैंड साइड है। तो मतलब वो दोनों आपस में अपोज करेंगे, तो आपको ज़्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। बस जो टोटल स्पीड आएगी वो क्या होगी, डिफरेंस आएगी, बिकॉज आप चल रहे हो इस डायरेक्शन में और आपका पानी की रफ्तार इस डायरेक्शन में। तो मतलब जो आपकी रफ्तार जो टोटल होगी वो दोनों का डिफरेंस होगा। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, हमारा u माइनस वी होगा। u हमारी होगी हमारी स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। v हमारा यहाँ पर है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और u हमारा होगा स्पीड ऑफ द बोट। तो ये आपको कंसेप्ट हमेशा हमको पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं और अपस्ट्रीम में हम क्या करते हैं। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ द बोट दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आप लिखोगे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। वो आपको दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी थी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे x किलोमीटर पर आवर। तो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है, ये आपकी स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। तो ये आपका बनेगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, ये आपका बनेगा 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर आपको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 24 किलोमीटर। और अगर हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़े तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि ए मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर स्ट्रीम देन टू रिटर्न द डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। मतलब यहाँ पर आप लिखोगे टाइम covered by upstream is 1 hour more than time covered by downstream। अब यहाँ पर टाइम की बात आ गई, बट टाइम हमें नहीं गिवन, तो हम टाइम को इन टर्म ऑफ डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें टाइम की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। अब अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है, 24। तो यहाँ पर आप लिखोगे 24 अपॉन इसकी स्पीड कितनी है हमारी, 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 आवर प्लस टाइम कवर्ड बाय डाउनस्ट्रीम, सेम डिस्टेंस कवर करना है और इसकी स्पीड कितनी है, 18 प्लस एक्स। तो ये बन गई हमारी कंडीशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका बनेगा 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस ऑफ 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम लिया, 24 आपने कॉमन लिया, तो अंदर आपको बचा 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 18 का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर हमारा पैटर्न बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। 24 एज इट इज़, 18 से 18 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपको बना 2x। 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 24 2 से आपका बनेगा 48, x इज इक्वल टू, ये चीज़ यहाँ डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 324। इन दोनों को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस ऑफ 324 बराबर है 0। तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म। यहाँ पर आपको 324 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 48। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 324 के। 2 1 जा 2, 6 जा 2 जा 81, 327, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। यहाँ पर आपको 48 बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 और 3 2 जा 6। तो 54 और 6 हमारा पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस ऑफ 6x माइनस 324 बराबर है 0।
तो x कॉमन आया तो अंदर का क्या बचा x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा x प्लस 54 बराबर है 0। आइदर x हमारा 6 हो सकता है और x हमारा -54 हो सकता है, बट नेगेटिव हमारी स्पीड नहीं हो सकती, तो जिस करके हमारा x कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 32 का और पार्ट देखिए। 2 वाटर टैप टुगेदर कैन fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. यहाँ पर आपको दो टैप दे रखे हैं, एक का डायमीटर छोटा है और एक का डायमीटर बड़ा है, मतलब एक लार्जर टैप है और एक आपका स्मॉलर टैप है। ये दोनों टैप अगर अपना ओपन करते हैं तो वो पूरे टैंक को फिलअप कर रहे हैं 9 3/8 आवर्स में, और जो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर है वो 10 घंटे कम लगा रहा है अगर वो सेपरेटली फिल करेगा टैंक को। स्मॉलर वन 10 घंटे ज़्यादा लगा रहा है और लार्जर वन 10 घंटे कम लगा रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर मैं सेपरेटली अगर मैं टाइम निकालूं कि इस टैंक को फिलअप करने में अलग अलग कितना समय लगेगा दोनों को सेपरेटली, तो वो आपको कैलकुलेट यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक इज x आवर। तो मतलब उसे x आवर लग रहे हैं उस टैंक को फिलअप करने के लिए, और जो टाइम टेकन लग रहा है लार्जर पाइप, तो आपने क्वेश्चन में देखा कि उसको 10 घंटे कम लग रहे हैं। तो अगर स्मॉलर को x आवर्स लग रहे हैं तो लार्जर को 10 घंटे उसमें से कम लगेंगे, तो उसको x - 10 आवर्स लग रहे हैं। अगर एक पूरे टाइम को फिलअप करने के लिए x आवर लग रहा है तो 1 घंटे में वो कितना कंप्लीट करेगा, तो 1/x आवर्स करेगा, क्योंकि पार्ट ऑफ द टैंक फिल बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर इज 1/x। जैसे सपोज मान लो एक आपके पास एक टैंक है, इसको फिलअप करने में कितने घंटे लग रहे हैं, 3 आवर्स लग रहे हैं। 1 घंटे में कितना फिलअप करेगा, इस पूरे टैंक का 1/3 फिलअप कर देगा, बिकॉज अगर इस पूरे टैंक को फिलअप करने में 3 घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटे में उसने कितना फिलअप किया, इसका 1/3 फिलअप किया, तभी तो टोटल 3 घंटे लगे। तो ऐसे ही अगर स्मॉलर पाइप को पूरे टैंक को फिलअप करने में x आवर्स लग रहे हैं तो वो 1 घंटे में कितना फिलअप करेगा, 1/x टर्म उसका टैंक का फिलअप कर देगा। ऐसे ही अगर लार्जर पाइप को x - 10 आवर्स लग रहे हैं तो 1 आवर में वो कितना फिलअप करेगा, 1/x - 10। तो ये तो हो गया हमारे 1 आवर्स की कंडीशन इन स्मॉलर पाइप और लार्जर पाइप। अब यहाँ पर आपको गिवन है कि अगर दोनों टैंक फिलअप हो रहे हैं इन 9 3/8 आवर्स में, तो मतलब अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है तो आपका क्या बन गया 75/8 आवर्स बाय द बोथ पाइप फिलअप टुगेदर। और अगर मैं इसका 1 आवर्स में देखूँ तो कितना फिलअप करेगा, 8/75 करेगा, बिकॉज इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब दोनों टैंक को फिलअप करने में कितना समय लग रहा है, 8/75 इन 1 आवर्स। 1 आवर्स का हमने यहाँ पर निकाला स्मॉलर का 1/x और लार्जर का हमने निकाला 1/x - 10। तो मतलब दोनों को मिलाकर वो कितना करेगा, 8/75 टर्म आपकी क्या कर देगा, पाइप को फिलअप कर देगा, टैंक को फिलअप कर देगा। अब यहाँ पर आपको x कैलकुलेट करना है, तो हम इन दोनों टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय टेकिंग एलसीएम। तो आपका बनेगा x × x - 10, x - 10 प्लस x बराबर है 8/75। x प्लस x 2x हो गया, 2x - 10 अपॉन x इंटू x - 10 इज इक्वल टू 8/75। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर आपको बचेगा x - 5 अपॉन x इंटू x - 10 इज इक्वल टू 8/75। इक्वेशन को छोटा करने के लिए इसने इसको कैंसिल आउट किया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 75 टाइम्स x - 5 इज इक्वल टू 4x इंटू x - 10। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 75 इंटू x 75x माइनस 75 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 4x² माइनस 40x। 75 एज इट इज, 5 5 25, 5 7 35, 37 इज इक्वल टू 4x² माइनस ऑफ 40x। इन दोनों टर्म को मूव करेंगे राइट हैंड साइड, तो आपको बनेगा 4x² माइनस 40x माइनस ऑफ 75x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। 4x² माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका बन गया 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म इसको फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले 375 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 से 20, 28 30, 48 12 15। तो यहाँ पर आपको 1500 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 115। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो 100 इंटू 15 करोगे तो 1500, और अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारा बन जाएगा 115। तो यहाँ पर आपके फैक्टर्स बन गए 4x² माइनस ऑफ 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। इन दोनों में आपका 4x कॉमन आया तो अंदर बचा आपका x - 25। यहाँ पर आपका 15 कॉमन आया तो अंदर आपका बचा x - 25 बराबर है 0।
तो 4x माइनस 15 और x माइनस 25 बराबर है 0। तो एक x आ गया आपका 15/4 और एक x आ गया आपका 25। अब इन दोनों वैल्यू को हम पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर आपका स्मॉलर टैब का टाइम कितना आ गया हमारा 25 आवर्स और लार्जर टैब का टाइम आ गया आपका x माइनस 10 मतलब 25 माइनस 10 मतलब 15 आवर्स। ये तो हो गया तब पॉसिबल जब हमारा x की वैल्यू 25 है। अगर मैं 15/4 लेते हैं तो अगर मैं इसको उसमें से माइनस करूँगा तो मेरा टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो जिस करके इसको हम यूज़ नहीं करेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा, सिर्फ x की वैल्यू 25। दोबारा बता देता हूँ कि हमने इसको क्यों इग्नोर किया। बिकॉज अगर आप इसको x माइनस 10 करोगे तो ये आपकी नेगेटिव वैल्यू देगा और नेगेटिव में कभी टाइम नहीं होता। तो जिस करके हम सिर्फ x की वैल्यू को 25 कंसीडर करेंगे, जिसके बिहाफ में हम लार्जर टाइप का टाइम निकाल लेंगे और स्मॉलर टाइप का आपका निकल गया 25 आवर्स और लार्जर टाइप का टाइम कितना आ गया 15, जिससे वो सेपरेटली फिल करेगा टैंक को। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33, स्टेट एंड प्रूव बीपीडी थ्योरम। इस थ्योरम को मैंने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक इसका प्रूफ और नहीं सीखा है और ये थ्योरम क्या कहती है, तो इस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, जिसमें आपको इजी एक्सप्लेनेशन से समझाया गया है कि बीपीडी थ्योरम क्या होती है और इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। तो पूरा स्टेप आप ध्यान से समझ सकते हो इस वीडियो में। तो इसका बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इन द गिवन फिगर एंगल सी ई एफ इज बराबर है सी एफ ई के। एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ सी डी। प्रूव दैट ए बी अपॉन बी डी बराबर है ए ई अपॉन एफ डी। तो ये आपको प्रूव करना है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर आपको एक फिगर गिवन है जिसमें आपको गिवन है एंगल सी ई एफ बराबर है सी एफ ई के। ये दोनों एंगल्स आपके बराबर हैं और एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ डी सी। यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि ए बी अपॉन बी डी बराबर है ए ई अपॉन एफ डी के। मतलब जी को आपको प्रूव करना पड़ेगा एफ डी के बराबर, तभी हम जी की जगह रिप्लेस कर देंगे एफ डी को। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एफ इज ए मिड पॉइंट दे रखा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करी, बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी डी जी फ्रॉम पॉइंट डी से। अब ये कंस्ट्रक्शन क्यों करी, बिकॉज आपको पता है कि जब दो लाइन्स अगर पैरेलल होंगे एक ट्रेंगल में तो हम बीपीडी थ्योरम लगा सकते हैं और दो साइड्स आपकी क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शन हो जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो डी जी पैरेलल बी ई बाय कंस्ट्रक्शन, और ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है, इन ट्रायंगल ए बी ई। तो बाय बीपीडी थ्योरम ए बी अपॉन बी डी बराबर हो गया ए ई अपॉन जी ई के, क्योंकि आपको पता है कि साइज क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शन हो जाएंगी। तो ए बी अपॉन बी डी बराबर हो गया ए ई अपॉन जी ई के। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। तो मतलब डी एफ किसके बराबर होगा, एफ सी के बराबर होगा। इसको मार्क कर ली इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर आपको गिवन है एंगल सी एफ ई बराबर है एंगल सी ई एफ के। और अगर आपके अपोजिट एंगल्स बराबर है तो उसके अपोजिट साइज भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सी एफ बराबर है सी ई के। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये आपने एक और रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये कि आपका ट्रायंगल बन रहा है, अगर पूरी साइज पैरेलल हो सकती है तो छोटी भी साइज पैरेलल हो सकती है। तो हम इन ट्रायंगल को कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे इन ट्रायंगल सी डी जी बाय बीपीडी थ्योरम डी एफ किसके बराबर आ गया, एफ सी के, और जी ई किसके बराबर आ गया, ई सी के। बट डी एफ और एफ सी क्या है, हमारे मिड पॉइंट है। डी एफ और एफ सी क्या है, बराबर है। तो ये दोनों की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ बिकॉज ये दोनों के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अभी हमने इन ट्रायंगल डी सी जी से रिलेशन एक फाइंड आउट किया बाय यूजिंग बीपीडी थ्योरम कि डी एफ बराबर हो गया एफ सी के और जी बराबर हो गया ई सी के। बट फ्रॉम फर्स्ट डी एफ किसके बराबर था, एफ सी के, बिकॉज एफ इज ए मिड पॉइंट। तो इसको हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, जी बाई ई सी के। तो मतलब जी ई किसके बराबर आ गया, सी ई के बराबर आ गया। अब जी बराबर हो गया सी ई के और सी किसके बराबर है, सी एफ के। तो फ्रॉम ए एंड बी रिलेशन, ये हमारा बी रिलेशन है। और अभी हमने पहले यहाँ पर निकाला था कि जब हमारे एंगल्स बराबर होंगे तो उसके अपोजिट साइड भी बराबर होंगी। तो ये हमारा क्या है, ए रिलेशन। और अगर हम ए और बी को रिलेशन को देखें कि सी एफ बराबर है सी ई के और जी ई बराबर है सी ई के, तो जी ई किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के बराबर हो जाएगा।
तो ये हमारा एक और रिलेशन क्रिएट हो गया। बट सी एफ किसके बराबर है, एफ डी के, बिकॉज एफ इज ए मिड पॉइंट। बट एफ सी किसके बराबर है, डी एफ के। तो यहाँ पर मैं सी एफ की जगह डी एफ रिप्लेस कर सकता हूँ, तो जी किसके बराबर आ गया, डी एफ के बराबर आ गया। और यही चीज़ आपको चाहिए थी, बिकॉज यहाँ पर अगर हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देखें, फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या कह रही है कि ए बी अपॉन बी डी बराबर है ए ई अपॉन जी के, और इस जी की जगह मैं डी एफ को रिप्लेस करूँगा, वही चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी एफ, और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 34, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू ए cuboidal pond which is 50 meter long and 44 meter wide. In what time will the level of the water in pond rise by 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास पॉन्ड है जिसकी शेप क्या है, क्यूबॉइडल, और एक पाइप है जिसका डायमीटर कितना रहेगा 14 सेंटीमीटर, उसमें से पानी आ रहा है एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो वो कह रहा है कि कितने समय में उस पॉन्ड में जो वाटर का राइज हो जाएगा वो 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वो आपको ड्यूरेशन आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, और कितनी रफ्तार से पानी आ रहा है एक घंटे में वो भी यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सबकी डायमेंशन यहाँ पर मेंशन करी। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो लेंथ ऑफ द पॉन्ड आपको कितना दे रखा है 15 मीटर, विड्थ ऑफ द पॉन्ड आपको कितना दे रखा है 44 मीटर, और कितना आपको पानी राइज करना है वो आपकी हाइट कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। बिकॉज यहाँ पर आपका जो पॉन्ड का जो शेप है वो क्या है हमारा क्यूबॉइडल है, तो यहाँ पर आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालनी पड़ेगी। तो तीनों आपको यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, बिकॉज ये कौन सी शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में। और आपको बताया कि क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप करी तो हमारा आंसर कितना आ गया 462 मीटर क्यूब। ये तो हो गया हमारा क्यूबॉइडल पॉन्ड। अब पानी किस में से आ रहा है, एक सिलेंड्रिकल पाइप में से आ रहा है। तो उसका हम पहले डायमीटर आपको कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, हाफ होगी। तो सबसे पहले हमने यूनिट को कन्वर्ट किया मीटर में। अब आपको बताया कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, बिकॉज जो आपका रेक्टेंगुलर पाइप है उसका जो अगर मैं इसका फ्रंट पेज देखूँ, अगर मैं उसका ओपन टॉप व्यू देखूँ तो वो हमारा क्या होगा, सर्कुलर होगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई 154/10,000। बट उस पाइप में से कितनी रफ्तार से पानी आ रहा है, 15,000 मीटर पर आवर से आ रहा है, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस पाइप में से पानी आ रहा है, और कहाँ पर जा रहा है, पॉन्ड में जा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि द रेट एट विद द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप इज हाइट इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। बिकॉज अगर ये आपका पाइप है, अगर यहाँ से आ रहा है तो ये इसकी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी, बिकॉज यहाँ से वो गिर रहा है और यहाँ पर पॉन्ड में जा रहा है, जो हमारा किस शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में। तो यहाँ पर आपको हाइट कितना है 1500, तो यहाँ पर आपकी हाइट कितनी बन गई 15,000 मीटर पर आवर। तो वॉल्यूम वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर कितना होगा, एरिया इंटू हाइट, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका पाइप का ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। इसको अगर हम हाइट से निकालेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा आपका पाइप का, बिकॉज पाइप आपका किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। हाइट आपकी कौन सी होगी, जिस फ्लो में वो फ्लो कर रहा है, तो वही आपकी हाइट मानी जाएगी, क्योंकि वो डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो 154/10,000 इंटू 15,000, तो जीरो से जीरो सारे कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 231 मीटर क्यूब। बट यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है कि कितने समय में वो टैंक फिलअप हो जाएगा। तो किस में से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है आपका सिलेंड्रिकल टैंक पाइप में से, और किस में जा रहा है, पॉन्ड में जा रहा है। तो जिसमें से आ रहा है तो उसको हमेशा उसमें डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ द पॉट जो आपका क्यूबॉइडल शेप है अपॉन वॉल्यूम वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर। तो आपका कितना आ गया 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे में आपका पूरा क्यूबॉइडल पॉन्ड आपका फिलअप हो जाएगा, अगर उसकी रफ्तार कितनी होगी 15 किलोमीटर पर आवर होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं 21 सेंटीमीटर की जो हाइट आपने राइज करी 2 आवर्स में, अगर मैं उसे 1 आवर्स में ही कंप्लीट करना चाहूँ तो मेरी रफ्तार कितनी होगी। तो जितनी आपकी रफ्तार थी उसको हम क्या कर देंगे, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले आपके कितनी थी 15 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं 15 किलोमीटर पर आवर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मतलब मैं सेम जो राइज आपको 21 सेंटीमीटर चाहिए था तो वो आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर 15,000 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना गया 30,000, दैट मीन्स 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में अगर आपको सेम हाइट को राइज करना है तो आपको कितनी रफ्तार से पानी को फ्लो करना पड़ेगा, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको फ्लो करना पड़ेगा, तभी आप 1 आवर में उतनी राइज कर पाओगे और अटेन कर पाओगे उतनी हाइट को। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 34 का और पार्ट देखिए। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by conical top. If the height and radius of the cylindrical part are 3 and 14 respectively, and the total height of the tent is 13.5, find the area of the canvas required for making the tent.
keeping a provision of 26 meters square of canvas for stitching and wastage, and also find the cost of canvas to be purchased at the rate of rupees 500 per meter square. यहाँ पर आपको एक टेंट दे रखा है जिसमें आपको एक सिलेंडर दे रखा है सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप, और टोटल हाइट ऑफ द टेंट आपको गिवन है 13.5 मीटर, और रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टेंट आपको दे रखा है 14 मीटर, और ये बिल्कुल सरमाउंटेड है तो मतलब दोनों की जो रेडियस होगी सेम होगी, और हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको दे रखा है 3 मीटर। तो मतलब अगर मैं कोन की हाइट निकालना चाहूँ तो मैं टोटल टेंट की हाइट में से सिलेंडर की हाइट को क्या करूँगा माइनस, तभी तो मेरी कॉनिकल पार्ट की हाइट आ जाएगी। आपको बताएगी स्लेंट हाइट क्या होती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ हाइट एंड रेडियस, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दी, एल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपको बताया कि इसका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, तो टोटल एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इस करके हम इंडिविजुअली दोनों के कर्व सरफेस एरिया को निकालेंगे और दोनों को ऐड ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या निकाला, सी एस सी ऑफ सिलेंडर 2πRH, तो वैल्यू पुटअप करी तो हमारा कितना आ गया 264 मीटर स्क्वायर। देन उसके बाद आप सी एस सी ऑफ कॉनिकल पोर्शन निकालोगे πRL, बिकॉज एल आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रेडियस आपको 14 दे रखे है, तो आपका कितना आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सी एस सी ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस सी ऑफ कॉन, तो दोनों को ऐड ऑन किया तो कितना आ गया 1034 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका टोटल एरिया, बट उसने बोला कि स्टिचिंग और मार्जिन के लिए उसने 26 मीटर स्क्वायर वेस्टेज करी, तो इसको भी तो इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि उसने बोला कि टोटल एरिया ऑफ कैनवस कितना कपड़ा उसका लगा, तो इस करके टोटल एरिया जो उसने यूज़ किया वो प्लस जितना उसके अंदर स्टिचिंग और वेस्टेज हुई वो भी तो कंसिडर किया जाएगा। तो इस करके एरिया ऑफ कैनवस टू बी परचेज कितना हो गया 1060 मीटर स्क्वायर हो गया। ये कैसे आया, जब मैं 1034 में 26 को क्या करूँगा ऐड ऑन करूँगा तभी मेरा टोटल एरिया आ जाएगा। तो ये तो हो गया टोटल एरिया ऑफ द कैनवस, बट यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ एरिया ऑफ कैनवस भी निकालनी है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए वो कितनी कॉस्ट कर रहा है, 500 कॉस्ट कर रहा है, तो मतलब 1060 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट करेगा, तो मैं इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका कितना आ जाएगा 5,30,000 रुपीज़। मतलब इतनी वो कॉस्ट लेगा जब वो इतना एरिया ऑक्यूपाई करेगा और एक टेंट बनाएगा। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 35, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज 90, ऑल्सो फाइंड द मोड। यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखा है जिसमें आपको मार्क्स ऑब्टेन दे रखे हैं और उसके रिस्पेक्ट में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। यहाँ पर आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी एंड क्यू की, और यहाँ पर आपको मीडियन गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है मोड। तो सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज आपको बताया कि मीडियन के फॉर्मूले में हमें सी एफ की वैल्यू को पुटअप करना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको इंटरवल के रिस्पेक्ट में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन दे रखी है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसको आपने एज इट इज लिख देना है पी में आपने नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन कर देना है 15 प्लस पी। 15 प्लस पी में अगर आप 25 ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा 40 प्लस पी। 40 में अगर 20 ऐड करोगे तो 60 प्लस पी। 60 प्लस की में अगर क्यू ऐड करोगे तो 60 प्लस पी प्लस क्यू। तो इसमें ऐड किया तो 68 प्लस पी प्लस क्यू, तो ये आपका क्या बन गया 78 प्लस पी प्लस क्यू। ये तो हो गया आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ पर आपको गिवन है टोटल फ्रीक्वेंसी आपको कितनी गिवन है 90, तो मतलब ये तीनों टर्म इसके बराबर आ सकती है, बिकॉज टोटल सम आपका 90 आ रहा है, बट पी और क्यू हमें नहीं पता अभी कितना है, तो मतलब इन तीनों को हम इसके बराबर रख सकते हैं। तो एक इक्वेशन तो आपकी बन गई पी प्लस क्यू प्लस 78 इज इक्वल टू 90। 78 वहाँ जाके माइनस, तो यहाँ पर आपका टर्म बन गया पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 12। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1 इन टर्म ऑफ पी एंड क्यू। तो ये तो हमने डायरेक्टली सम ऑफ दी ऑल फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से हमने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया पी प्लस क्यू इजिकल टू 12, बट यहाँ पर आपको मीडियन गिवन है 50। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आपका क्या होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। वट इज एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सी एफ मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, एफ होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एच होता है हमारा क्लास साइज। बट यहाँ पर आपको मीडियन कितना गिवन है, मीडियन आपको गिवन है 50। तो अगर हम इंटरवल में देखें तो 50 हमारा कहाँ पर है 40 से 50 और 50 से 60 है। 40 से 50 का मतलब होता है कि 40 और 50 के बीच में लाई करना और 50 इंक्लूड नहीं होना, बट 50 से 60 का मतलब होता है कि 50 इंक्लूड होगा। तो मतलब मीडियन अगर आपका 50 है तो हमारा मीडियन क्लास क्या होगी, ये वाली होगी, ना कि ऊपर वाली होगी। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास अगर आपको पता चल गया तो हम इन सारे पैरामीटर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से रखोगे तो लोअर लिमिट आपकी क्या बनेगी 50 बनेगी। n/2 अगर हम निकाले तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी 90, तो 90 को 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 45। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास कितना है 40 प्लस पी। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है 20, और क्लास साइज अगर देखें तो 10 का क्लास साइज है, बिकॉज 60 माइनस 50 एच हमारा कितना आ गया 10 आ गया।
अब इन सारी वैल्यू का यहाँ पर पुटअप करेंगे और मीडियन की हेल्प से पी और क्यू के टर्म में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो 1 बाय 1 इस वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो मीडियन आपको दे रखा है 50, एल आपका निकला 50 प्लस n/2 आपका कितना है 45 माइनस ऑफ सी एफ आपका कितना है 40 प्लस पी, फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है 20 इंटू एच। 50 से 50 कैंसिल हो तो यहाँ पर आपका बन गया 0, 45 माइनस 40 माइनस ऑफ पी अपॉन 20 इंटू एच। एच आपको कितना गिवन है 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 यहाँ डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 0 0, तो 0 इज इक्वल टू 5 माइनस ऑफ पी, तो पी आपका कितना निकल गया 5 निकल गया। अगर पी की वैल्यू निकल गई तो यहाँ पर हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्यू की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे 5 प्लस क्यू इज इक्वल टू 12, तो क्यू आपका कितना निकल गया 7 निकल गया। अब पी भी आपको पता चल गया, क्यू भी आपको पता चल गया। तो यहाँ पर हम दोबारा उस टेबल को देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर टेबल को ध्यान से देखें, बिकॉज अब आपको मोड फाइंड आउट करना है। अब पी आपका निकल गया 5 और क्यू आपका निकल गया 7। अब यहाँ पर आपको निकालना है मोड। मोड होता है कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, और अगर हम यहाँ पर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखें तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारी 25 वाली, तो मतलब ये हमारी क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास कहलाएगी। आपको पता है कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस ऑफ F2 मल्टीप्लाई बाय H। यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप करेंगे, कितनी होगी आपकी 40 प्लस फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना होगा आपका 25 माइनस फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास कितना होगा 15 अपॉन 2 इंटू 25 आपका बन गया 50 माइनस 15 माइनस ऑफ 20 और इंटू क्लास साइज कितना आपका 10। तो यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया तो 40 प्लस यहाँ पर आपका बन गया 10 अपॉन 35 15 इंटू 10, 5 3 जा 2 जा, तो आपका बन गया 40 प्लस 20/3 तो 6.6, तो मतलब 46.66 आपका क्या निकल गया मोड निकल गया। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इट इज बेस्ड ऑन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन द शॉट पुट डिसिप्लिन। हर थ्रो ऑफ 18.86 मीटर एट द Sian Grand Prix in 217 is the biggest distance for an Indian female athlete. Keeping her a role model, Sanjita is determined to earn gold in Olympic on a day. Initially, her throw reached 7.56 meter only. Being an athlete in school, she regularly practiced both in the morning and in the evening and was able to improve the distance by 9 cm every week. During the special camp for 15 days, she started with 40 throws and every day kept increasing the number of throws by 12 to achieve the remarkable progress. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है हाउ मे थ्रो संजीता प्रैक्टिस ऑन 11 डे ऑफ द कैंप। यहाँ पर अगर आप ध्यान से रखो तो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप। बिकॉज ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज इसने स्टार्ट किया 40 थ्रो से, मतलब फर्स्ट डे वो 40 थ्रो लगा रही है और हर बार वो इंक्रीज कर रही है बाय 12 से। मतलब अगर आज वो 40 थ्रो करेगी तो नेक्स्ट डे वो 52 थ्रो करेगी। तो मतलब वो कह रही है कि अगर 11 डे में उसने कितने थ्रो कर दिए होंगे, तो ये आपको फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है। तो मतलब यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म आपको कितनी दे रखी है 40, डी आपका निकला 12 बिकॉज हर बार वो कितना इंक्रीज कर रही है 12 कर रही है। और यहाँ पर उसने बोला गया कि हाउ मे थ्रो संजीता प्रैक्टिस ऑन 11 डे, तो मतलब एन आपको कितना दे रखा है 11 दे रखा है। तो मतलब यहाँ पर आपको क्या निकालना है A11। तो आपको पता है कि AP का फॉर्मूला क्या था A प्लस N माइनस 1 डी। ए की वैल्यू कितनी है 40 प्लस एन आपका कितना है 11 माइनस 1 डी आपका कितना है 12, तो 40 प्लस 120 तो ये आपका कितना आ गया 160। तो मतलब वो अपने टोटल 160 थ्रो करेगी 11 दिन तक। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट वुड बी संजीता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक। यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ पर मंथ नहीं है, यहाँ पर आपको निकालना है एट द एंड ऑफ 6 वीक। एट द एंड ऑफ 6 वीक मतलब 6 वीक तक, तो मतलब वो 7वें वीक तक पूछ रहे हैं। तो मतलब एट द एंड मतलब 6वां वीक भी पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो मतलब पहले 6 वीक का आपको बताना है। तो मतलब इसमें 6 वीक भी काउंटेबल है। तो बच्चे यहाँ पर सोचेंगे कि A6 निकालना है, A6 नहीं निकालना। यहाँ पर अगर आपके n की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर आपको n-1 भी आपको 6 ही लेना है, बिकॉज उसने बोला गया है कि कितना वो थ्रो डिस्टेंस करेगी एट द एंड ऑफ 6 वीक। बिकॉज वो अगर स्टार्टिंग में अगर अपना थ्रो कर रही है तो उसने पहले कितना भेजा 7.56 मीटर, और वो हर बार एवरी वीक कितना डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एट द एंड ऑफ 6 वीक का निकालना है। तो यहाँ पर आपको A7 निकालना है। A7 मतलब 6 वीक तक का आपको पूरा फाइनल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया है। ए आपको दे रखा है 7.56 मीटर
डी वो हमेशा कितना इंक्रीज कर रही है 9 सेंटीमीटर, बट यहाँ पर आपको दे रखा है मीटर में, यहाँ आपको दे रखा है सेंटीमीटर, तो इसको यूनिट चेंज करेंगे तो 9/100 मीटर। अब यहाँ पर आपको कितने वीक का निकालना है 6 वीक का, बट यहाँ पर आपका 6 वीक क्या होगा काउंटेबल होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और एन माइनस वन ये आपका क्या बनेगा पूरा 6 ही आपने यूज़ करना है पूरा का पूरा, बिकॉज उसने बोला है कि एट द एंड ऑफ 6 वीक तक आपको कितना डिस्टेंस उसने कवर अप किया। तो यहाँ पर हम पूरा यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 7.56 प्लस एन माइनस वन की जगह हम 6 डाल देंगे, और डी आपको दे रखा है 9/100, तो ये आपका निकल गया 7.56, 6 9 54 मतलब 0.54, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना आएगा 8.1 मीटर। तो मतलब संजीदा थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक कितना होगा 8.1 मीटर। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 2 का और पार्ट देखिए, व्हेन विल सी बी एबल टू अचीव ए थ्रो ऑफ 11.16 मीटर, मतलब कितने हफ्तों में वो 11.16 मीटर तक अपना डिस्टेंस थ्रो कर पाएगी। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वीक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है ए बराबर है 7.56 मीटर, डी आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर, तो इस करके इसको मीटर में कन्वर्ट किया। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वीक्स निकालने और एन आपको कितना दे रखा है 11.16 मीटर। तो यहाँ पर हम एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन डी, एन आपका 11.16, ए आपका 7.56 प्लस एन माइनस वन एन 9/100, ये चीज़ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो 11.16 में से 7.56 को माइनस करेंगे, जीरो यहाँ पर है जीरो, यहाँ पर 11 में से 5 गए 6, 10 में से 7 गए 3, तो यहाँ पर आपका कितना गया 3.6। तो 3.6 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9/100, पॉइंट मूव के नीचे आपका 10, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 10 वहाँ पर मल्टीप्लाई, 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, इज इक्वल टू एन माइनस वन, 9 4 जा 36 40, तो एन आपका कितना आ गया 41। तो मतलब 41 वीक्स उसको लगेंगे इतना डिस्टेंस अचीव करने में। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3 देखिए, हाउ मेनी थ्रो डिड शी डू ड्यूरिंग द इंटायर कैंप ऑफ 15 डेज, मतलब टोटल 15 डेज में उसने कितने थ्रो करे, टोटल इसने कितने थ्रो करे तो वो आपको निकालना है, मतलब सम निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ए कितना दे रखा है 40, डी आपको दे रखा है 12, और एन आपको कितना दे रखा है 15। तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट अप करके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ए आपको दे रखा है 40, डी आपने लिखा 12, एन आपको दे रखा है 15 डेज, यहाँ पर आपको निकालना है एस एन। तो आपको बताया कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एन की वैल्यू कितनी है 15/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 15 माइनस वन इंटू 12, 15 अपॉन टू आपने कॉमन लिया तो अंदर बचा आपका 40 प्लस 6 इंटू 14, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 6 4 जा 24, 8 84, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 124, तो आपका बनेगा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 12, 5 1 जा 5 6 4 2 1, तो 0681, तो मतलब 1860 वो क्या करेंगे टोटल थ्रो लगाएंगे इंटायर डेज में 15 डेज में। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 37, Tharuna was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from 20 to 20 August, and for the first time in the FIFA Women World Cup history, two nations host in 10 venues. Her father felt that the game can be understood if the position of the player is represented as point on a coordinate plane. तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो ये आपका एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये आपकी केस स्टडी बेस्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखो तो एट एन इंस्टेंस द मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड फॉर्म ए पैरेललोग्राम, जैसे लाइक यहाँ पर ए बी सी डी, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मिडफील्डर डी इफ द पोजीशन ऑफ द अदर प्लेयर हु फॉर्म द पैरेललोग्राम आर ए 1,2, बी 4,3 एंड सी 6,6। अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो ए बी सी डी आपको क्या दे रखा है पैरेललोग्राम दे रखा है। आपको बताया कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। तो ऊपर वो हमारा क्या होता है मिड पॉइंट होता है बी डी का, और वो मिड पॉइंट होता है हमारा ए सी का। तो यहाँ पर आपको डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ए सी बराबर है मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डी। और यहाँ पर अगर ये मिड पॉइंट है तो मतलब यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा। और आपको पता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो अगर हम AC के कोऑर्डिनेट्स को देखें तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2।
और अगर हम बी डी के कोऑर्डिनेट देखें तो 4 + x/2 और 3 + y/2। अब ये आपका LHS, ये आपका RHS है, तो हम x और y वाले कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करेंगे। तो आपको बनेगा 6 + 1/2 बराबर है 4 + x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 7 बराबर है 4 + x, तो x की वैल्यू क्या बन गई, 3 निकल गई। 6 + 2/2 बराबर है y + 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 8 बराबर है y + 3, तो y आपका कितना आ गया, 5 आ गया। तो मतलब डी के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे, 3,5 थे। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चेक इफ द गोल कीपर G -3,5, स्वीपर H 3,1 एंड विंग बैक K 0,3 फॉल ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन। सेकंड पार्ट में आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या एक ही स्ट्रेट लाइन में है। नहीं, स्ट्रेट लाइन मतलब दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। और आपको बताया कि कोलिनियर्स क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस बराबर होगा थर्ड के डिस्टेंस के। तो यहाँ पर हम उसी को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम GH के डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा x2 कितना है, 3, तो 3 - प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16, तो ये आपका कितना निकल गया, 52। और 52 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 13, तो ये आपका बन गया 2√13। अब हम निकालेंगे h के, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 4, तो ये आपका कितना आ गया, √13। अब हम निकालेंगे जी के, 0 - प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये आपका निकल गया 9 + 4 दैट इज इक्वल टू √13। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो इसके बराबर आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जी के प्लस एच के बराबर है जी एच। तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे यस GH के लाई ऑन दी सेम लाइन। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट देखिए, चेक इफ द फुल बैक J 5, -3 and the center back I -4,6 are equidistant from forward C 0,1 and if C is the midpoint of IJ। पार्ट नंबर 2 का और पार्ट देखिए, जहाँ पर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, J 5, -3, I दे रखे हैं -4,6। वो आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्या ये दोनों पॉइंट्स क्या इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम C पॉइंट 0,1। सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है, देन उसके बाद ये प्रूव करना है कि क्या C इज द मिड पॉइंट ऑफ IJ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले C आपका पॉइंट दे रखा है 0,1 और इक्विडिस्टेंस के लिए J आपको दे रखा है 5, -3 और I आपको दे रखा है -4,6। इक्विडिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे CJ बराबर है 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16, तो ये आपका कितना आ गया, √41। अब हम निकालेंगे CI दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये भी आपका कितना आ गया, √41। तो ये आपके बराबर है। तो यहाँ पर आप लिखोगे यस दे आर इक्विडिस्टेंस। सेकंड आपको प्रूव करना है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ IJ और नॉट। तो J आपको दे रखा है 5, -3 और I आपको दे रखा है -4,6। अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूँ, मिड पॉइंट निकालते तो क्या लिखूंगा, 5 - 4/2 -3 + 6/2, तो ये आपका निकल गया 1/2 और ये आपका निकल गया 3/2। अगर आप ध्यान से देखो क्या ये मिड पॉइंट इसके बराबर आ रहे हैं C के कोऑर्डिनेट्स के, क्योंकि C तो यहाँ पर दे रखे 0,1 और यहाँ पर इसका मिड पॉइंट आ रहा है हाफ और 3/2, तो मतलब C इसका मिड पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखोगे नो C इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ IJ। तो मतलब एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है बट दूसरी फुलफिल नहीं कर रहा। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इफ डिफेंसिव मिडफील्डर A 1,4 अटैकिंग मिडफील्डर B 2, -3 एंड स्ट्राइकर A B lie on the same straight line and B is the equidistance from A and E, find the position of E। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या कह रहा है कि अगर ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,4, ई आपको दे रखा है A, B और B आपको दे रखा है 2, -3 और B क्या इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम A और E, तो मतलब B हमारा क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि बोथ आर इक्विडिस्टेंस टू ईच अदर। तो यहाँ पर अगर सपोज ये x1 है, ये y1 है, ये कैपिटल X और ये कैपिटल Y है और ये आपका x2 और ये y2 है, तो कैपिटल X कैसे निकला हुआ, x1 में x2 को ऐड करूँगा, डिवाइड बाई 2 करूँगा। कैपिटल X कितना है 2, x1 कितना है 1, x2 कितना है A/2, तो 4 इज इक्वल टू 1 + A, तो A आपका कितना आ गया, 3 आ गया। कैपिटल Y इज इक्वल टू y1 + y2/2, कैपिटल Y आपको कितना दे रखा है -3,
y1 आपको कितना है 4 प्लस बी अपॉन 2, तो -6 इज इक्वल टू 4 प्लस बी, तो बी आपका कितना आ गया -10 आ गया। तो मतलब ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3, -10। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 38, वन इवनिंग कौशिक वाज इन ए पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, birds were singing on a nearby tree of height 80 meter. He observed a bird on the tree at an angle of elevation of 45 degree. अगर वो यहाँ पर था तो उसने सबसे पहले बर्ड को देखा एट ए एंगल ऑफ 45 डिग्री। When a sixer was hit, a ball flew through the tree, frightening the bird to fly away. जैसे ही चिल्ड्रन ने 6 मारा तो बॉल यहाँ पर गई, तो जैसी बॉल यहाँ गई तो बर्ड यहाँ से उड़ के यहाँ चली गई, और 2 सेकंड के बाद यहाँ गई तो ऑब्जर्वर ने यहाँ से देखा तो एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंड द बॉल फ्लाइंग टूवर्ड हिम एट द सेम हाइट एट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वाज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। तो मतलब यहाँ से अगर वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, बिकॉज ये इसका फुट ऑफ द ट्री होगा और ये उसका टॉप होगा। तो अगर ये यहाँ से उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर हम फिगर में देखें तो यहाँ पर आपको सी बी कैलकुलेट करना है और ओ बी आपको कितना गिवन है 80 मीटर, और आपको कैलकुलेट करना है सी बी। तो इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी अपॉन बी सी किसके बराबर होगा tan 45 डिग्री के, बिकॉज पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। ओ बी आपको दे रखा है 80, बी सी आपको कैलकुलेट करना है, बराबर है 1, तो बी सी आपका कितना आ गया 80 मीटर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सेकंड पार्ट देखिए, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाइंग इन द मेंशन टाइम, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी पे गई, क्योंकि 2 सेकंड के बाद वो यहाँ से यहाँ मूव कर गई, तो मतलब यहाँ पर आपको ए डी फाइंड आउट करना है, ए डी मतलब बी फाइंड आउट करना है आपको। सेकंड पार्ट अगर देखेंगे तो बर्ड हमारा ओ से ओ डैश चला गया, तो मतलब एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ओ डैश सी ई, ओ डैश ई अपॉन सी ई किसके बराबर होगा 30 डिग्री के। ओ डैश ई कितना हमारा 80, सी ई आपको नहीं पता, बराबर है 1/√3, तो सी ई आपका कितना आ गया 80√3 मीटर। बट यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है बी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना मूव किया, मतलब बी आपको कैलकुलेट करना है। अब बी कैसे बना होगा, जब मैं सी ई में से सी बी को माइनस करूँगा, और सी ई आपने अभी निकाला 80√3 और सी बी आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला 80 मीटर, दोनों में से 80 कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका क्या बचा √3 - 1 मीटर। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट देखिए, आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सॉ द बॉल। बॉल आपकी हिट कैसे हुई, जब यहाँ से वहाँ बॉल सिक्सर गया तो यहाँ से वहाँ जाएगा, तो मतलब एफ से लेके ओ पे जाना पड़ेगा। तो मतलब पहले हम सी जी को कैलकुलेट करेंगे और देन आपको ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि बॉल यहाँ से यहाँ जा रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगी, तभी तो उसने बोला आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सॉ द बॉल। तो यहाँ पर आपको एफ से ए तक का डिस्टेंस यहाँ पर एक्चुअल में आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फिगर में सी जी को फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज ये एंगल आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो इन ट्रायंगल सी एफ जी, एफ जी अपॉन सी जी बराबर होगा tan 60 डिग्री के। एफ जी आपको दे रखा है 80, सी जी आपको नहीं पता, और tan 60 आपको दे रखा है √3, तो सी जी आपका कितना आ गया 80√3/3। ये तो आपका निकल गया सी जी, बट आपको कैलकुलेट करना है जी बी। अब जी बी कैसे बनेगा, जब मैं सी बी में से सी जी को क्या करूँगा माइनस, सी बी आप फर्स्ट पार्ट पे निकाल चुके हो, तो 80 माइनस ऑफ 80√3/3 एलसीएम लेंगे तो आपका बनेगा 240 माइनस 80√3/3। 80 कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका क्या बच गया 3 माइनस √3/3। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ ही हैड फ्लॉन 20√3 + 1 मीटर। यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ द बर्ड निकालना है मीटर पर मिनट। टाइम आपको दे रखा है 2 सेकेंड, डिस्टेंस आपको ये दे रखा है। आपको पता है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको गिवन है 20√3 + 1/2, और ये आपका निकला मीटर पर सेकेंड, बट आपको निकालना है मीटर पर मिनट। तो ये आपका निकल गया 10√3 + 1 मीटर मिनट बनाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई, तो आपका बन गया 600√3 + 1 मीटर पर मिनट।
बिकॉज आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे 60 सेकंड, और 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे 1/60 मिनट। तो जिस करके वो चीज़ कहाँ चलेगी ऊपर, और ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया आंसर 6 √3 + 1 मीटर पर मिनट। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।